हुआ है सर, देखो तो। हाँ सर। हाँ ओके ओके, ठीक है सर, चलो ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग सर सबको फिर से। अच्छा देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग वेडनेसडे, कल वाला क्लास नहीं हो पाया था, थोड़ा डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, बेसिक्स वहाँ पर हो रहा था। तो मंगल वाला मतलब ट्यूसडे वाला क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं, और ये वाला जो क्लास है यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल का डिस्कशन हो रहा है ना सर। एडवांस मतलब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सर थ्योरी ऑफ मार्केट। मार्केट इन द सेंस इकोनॉमिक्स के मुताबिक, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मार्केट। নাতাশা ইকোনমিক্স পড়েছিলি 11-12 এ? यस सर। ইয়েস স্যার। তো মার্কেটের ব্যাপারে নিশ্চয়ই তাহলে টুকটাক শুনেছিস, তাই তো? यस सर। লাইক অলিগোপলি, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। हाँ यस। यस, ओके ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो मार्केट का मैटर है, ये मार्केट में हम लोग सबसे पहले तो जिन लोगों ने मार्केट का क्लास अगर प्रीवियस 2-3 क्लास जो भी हुआ है मिस किया है, तो जैसे रेवेन्यू पढ़ा है संपद? मैं सभी को पूछ रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, जैसे रेवेन्यू का लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन का एरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, याद होगा आप लोगों को, पार्ले जी का प्राइस डिटरमाइन किए थे हम लोगों ने। किस हाँ चीज सर। का? हाँ पार्ले जी सर। का, है ना। 3 टका का प्राइस था। हाँ सर, और पार्ले जी का प्राइस 3 टका क्यों होगा? वाई नॉट 5, वाई नॉट 4, वाई नॉट 1, वाई नॉट 2? ठीक है, 1 टका नहीं, 2 टका नहीं, 4 टका नहीं, 5 टका भी नहीं, वाई 3? मैगी का प्राइस 12 ही क्यों, 15 क्यों नहीं? मैगी का प्राइस 13 क्यों नहीं, 14 क्यों नहीं, या 10 रुपीज क्यों नहीं? वाई 12, वाई 13, या वाई 11, वट एवर। तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये बात चल रहा था कि किस तरह से हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं। फिर हम लोगों ने परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रॉफिट का एरिया देखा। आप लोगों ने एक चीज ख्याल किए होंगे, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जैसे कि सब्जी बाजार, जैसे कि मछली बाजार मतलब फिश मार्केट, जैसे कि फ्रूट्स मार्केट, इस सब जगह में क्या होता है सर कि शॉर्ट रन में कोई कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट कर लेता है ना सर। याद आ रहा होगा आप लोगों को, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू से किए थे। जिन लोगों का मिस है, जैसे नताशा, मैं तुमसे शेयर करूंगा एक बार, प्लीज 2-3 क्लासेस है, कर लेना, ठीक है। ओके, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर कि अगर आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो और आप शॉर्ट रन के लिए हो, तो हो सकता है कि आप या तो बहुत जोर का लॉस खा के निकल जाओगे, या फिर आप सुपर प्रॉफिट कर लोगे, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट पीरियड में एबनॉर्मल प्रॉफिट करोगे और बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लोगे। लेकिन अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो, मतलब अगर आप एक एज ए वेजिटेबल सेलर, एज ए फ्रूट सेलर, एज ए ग्रोसरी सेलर, इस तरह का बिजनेस में, ऐसे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता था? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, मतलब ढेर सारे लोग होंगे खरीदने के लिए और ढेर सारे लोग होंगे बेचने के लिए। मतलब खरीदने वाला भी बहुत, मतलब बाई करने के लिए कंज्यूमर बहुत, और सेल करने के लिए सप्लायर भी बहुत। ये जो कॉन्सेप्ट था परफेक्ट कंपटीशन का, उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने काफी, मतलब बहुत सारा पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कशंस कर रखे। तो सर आज क्या करेंगे सर? आज मोनोपोली में बात करेंगे। सर मोनोपोली का कैरेक्टर क्या होगा, क्या लगता है, बोलो? मोनोपोली का कैरेक्टर क्या होगा? किसी, कोई भी बोल सकते हो। मोनोपोली बिजनेस में बिजनेस का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? सिंपल, 1-2 लाइन में जो भी समझ आता है, कोई भी बोल सकते हो। नो कॉम्पिटिटर। हाँ, नो कॉम्पिटिटर। Sir, single seller and large number of buyer. सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मतलब सेलर एक होंगे और बेचने वाले, सॉरी खरीदने वाले बहुत होंगे। वेरी गुड सर। बाकी और कोई क्या लगता है सर? मोनोपोली बिजनेस के बारे में और क्या जानते हो? जो जानते हो बोल सकते हो सर, बोलो सर, बोलो। मोनोपोली में और क्या हो सकता है? जैसे स्नेशिस ने बताया कि सर क्या बताया स्नेशिस तूने? सर नो कॉम्पिटिटर। नो कॉम्पिटिटर। मोनोपोली बिजनेस में कॉम्पिटिटर नहीं मिलता है। विश्वजीत ने बताया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे और सिंगल सेलर होंगे। वेरी गुड सर। और भी कैरेक्टर्स है, बट किसी को और कुछ, ये दोनों पॉइंट को छोड़ के और कोई कुछ भी? एग्जिट नहीं है। हाँ बोलो। फ्री एंट्री एग्जिट नहीं है। फ्री Perfect एंट्री एग्जिट, वेरी गुड सृजिता।
फ्री एंट्री एग्जिट नहीं है। मतलब जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था कि जैसे मानो कि कल मेरे को लगा जैसे ऐसा हो रहा है ना कि मेरे को ऐसा मन हुआ कि चलो भाई बहुत बढ़ा दिए, सब्जी बेचते हैं। हाँ आओगे सर आप लोग सब्जी खरीदने मेरे पास? मेरा मन करेगा तो आप लोग आ जाना। हाँ सर, मेरे को बहुत इच्छा है सब्जी बेचने का, सब्जी और फ्रूट्स का बिजनेस करने का बहुत मन है। तो क्या मैं कर सकता हूँ? सर एंट्री तो कर सकते हैं, बिजनेस कितना कर सकते हैं उसमें डाउट है। हाँ सर, आप तो टाइम पे दुकान ही नहीं खोल पाओगे, ऐसा ही बात हो जाएगा। जो भी हो, क्योंकि मैं तो वहां पर भी क्लास लेना चालू कर दूंगा। जो भी हो सर, पॉइंट वेरी सिंपल कि इजी एंट्री एग्जिट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, बट मोनोपोली मार्केट में इजी एंट्री एग्जिट नहीं है। मतलब आपका मन हुआ और आप एंट्री ले लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मेरा मन होगा तो क्या मैं रेल चला सकता हूँ? नो मतलब सर। हाँ, नहीं कर सकते, रूल्स है। कुछ 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 तो प्रॉब्लम है सर। मतलब मेरा मन होने से ही मैं रेल रेल का काम, मतलब जैसे बस तो चला सकते हैं फिर भी। जैसे मेरा मन हुआ तो रोड है तो मैं बस उतार के रोड परमिट लेके बस चला सकता हूँ, बट रेल चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे प्राइवेट रेल आ चुका है, प्राइवेट रेल आ चुका है, नाम बताओ। जीके है, बताओ सर। कौन सा ट्रेन प्राइवेटली रन होता है और कहाँ से कहाँ तक? तेजस एक्सप्रेस। अरे वेरी गुड रनर, कहाँ से कहाँ वो भी बता दे। सर तेजस का तो नहीं पता, बट थर्ड प्राइवेट ट्रेन का पता, महाकाल एक्सप्रेस बनारस से नागपुर तक। बनारस से नागपुर तक, लेकिन पहला वाला तो बता दे तेजस का। सर पहला वाला याद नहीं आ रहा। वही तो तेजस ही तो देखे पहला थे। वाला है ना। हाँ, बनारस से, वो भी बनारस से ही है, वो भी बनारस से, बट उसका लखनऊ तक जाता है। ठीक है, बनारस से लखनऊ, ये प्राइवेट ट्रेन आ गया। मतलब एक्चुअली रेल लाइन प्राइवेट नहीं है, रेल का कंट्रोलिंग भी प्राइवेट नहीं है, बट रेल जो है वो प्राइवेट है। मतलब अंदर, मतलब उसका रेट जो, मतलब जो भी भाड़ा होगा, जो भी उसका अंदर का मैनेजमेंट होगा तेजस एक्सप्रेस का, मैं सब दिखाऊंगा आप लोगों को। आज पढ़ाते पढ़ाते मोनोपोली में बात हो रहा है तो फिर ये सब बात तो हो ही जाएगा। ठीक है, नॉट जस्ट रेल, बहुत सारे मोनोपोली बिजनेस के एग्जाम्पल्स है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसे जोमेटो भी मार्केट में आ रहा है आज, आप लोगों के पास खबर होगा अगर जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह के साथ थोड़ा बहुत कनेक्टेड हो। जोमेटो से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, तो कैसे जोमेटो का मोनोपोली है? एक दिन में 98% सोल्ड आउट भी हो गया। यस आज सर, तक एक दिन में। 98%। हाँ सर, बहुत ही हाई डिमांड है। ऐसे बिजनेस लॉस मेकिंग है सर, ऐसे बिजनेस लॉस मेकिंग है। मतलब बिजनेस में काफी सालों से बिजनेस, मतलब ऐसे तो न्यू स्टार्टअप कॉन्सेप्ट में बिजनेस चल रहा है, लेकिन बिजनेस अभी भी लॉस मेकिंग स्टेज में है। मतलब अभी भी 450-500 करोड़ के आसपास का लॉस है। लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का लॉस था, लेकिन फिर भी बिजनेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, लिस्टिंग गेन अच्छा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में इमोशंस बहुत है। जोमेटो का एक ही कॉम्पिटिटर है, कौन है सर करेंटली मार्केट में? स्विगी। स्विगी, वेरी गुड सर। ठीक है, अब अमेजन का भी एक आ रहा है, अमेजन भी फूड डिलीवरी बिजनेस में आने के लिए बड़ा ही बात कर रहा है। पता नहीं क्या होगा अमेजन आने के बाद, बट सर जोमेटो ऑब्वियसली इस मार्केट में अपना एक अच्छा खासा बिजनेस बना के रखा है। तो इसमें भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत मोनोपोली है, मतलब सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि और एक ही कॉम्पिटिटर मार्केट में है फूड डिलीवरी ऐप में, ठीक है, दैट इज स्विगी। तो फिर ये भी एक अलग मतलब कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो चलो सर, आप लोग तो एकदम सब हाड़ू अपडेट हो सर कि कौन सा स्टॉक मार्केट में आ रहा है नहीं आ रहा है, एकदम वेरी गुड सर। तो चलो सर, हम लोग अभी मोनोपोली के बारे में बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मोनोपोली का मैटर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये एक कंपनी है, ये भी मैं मोनोपोली के लिए रेडी कर रहा था आप लोगों के लिए। कंपनी का नाम है आईटीसी, नाम तो सुने होंगे। हाँ सर। यस सर। हाँ, इसका यस। इसका भी एक तरह का मोनोपोली है, क्या बोले तो? आईटीसी का क्या चीज का मोनोपोली है? आईटीसी बहुत तरह का सिगरेट। बिजनेस करता है सर, वेरी गुड सर। आईटीसी ऐसे तो बहुत तरह का बिजनेस करता है, बट आईटीसी का जो मेन बिजनेस है दैट इज सिगरेट का बिजनेस। सर ये एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा सिगरेट, मतलब बेसिकली सिगरेट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो इसी से इनका मेन बिजनेस बहुत जोर का अच्छा चला है हमेशा से। आजकल थोड़ा प्रॉब्लम है सिगरेट बिजनेस, सिगरेट बिजनेस के थोड़ा सा डाउनग्रेडेशन चल रहा है सर। सर आपको कैसे पता? सर यही सब एनालिसिस तो होता है स्टॉक मार्केट में।
आईटीसी के शेयर के एनालिसिस जब कर रहे थे तो तब स्टूडेंट्स को बता रहा था। तो ये रेवेन्यू का एरिया है, तो रेवेन्यू में थोड़ा सा चेंजेस आ गया। एक टाइम पे सिगरेट से रेवेन्यू ज्यादा आता था, आजकल सिगरेट से रेवेन्यू उतना नहीं आता जितना पहले आता था, ठीक है, थोड़ा पहले से कम हुआ है। तो ये एक्चुअली मोनोपोली बिजनेस में, अगर आप ऐसे आईटीसी मोनोपोली नहीं है, बट आईटीसी का ये सिगरेट का सेगमेंट, ठीक है, जहां से इसका ऑलमोस्ट 73% का ऑलमोस्ट इसका रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट आता है, इसका 73% प्रॉफिट आता है सिगरेट बेच के। बाकी होटल्स है, एग्री बिजनेस है, पेपर बोर्ड्स है, एफएमसीजी है, दीज आर एरिया, वो तो है ही। बट सर इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपका किसी चीज में अगर मोनोपोली हो तो वो बिजनेस आपको स्टार्टिंग में तो एकदम मोनोपोली में डेंजर आपको मतलब बेनिफिट देता है, बट उसके बाद धीरे धीरे, जैसे ये चार्ट से आप देख सकते हो कि किस तरह से आईटीसी का शेयर अभी थोड़ा सा डाउनग्रेड होके फिर से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है, बट फिर भी एक टाइम पे ऑलमोस्ट अच्छा खासा जा रहा था, अभी थोड़ा सा डाउन में है। तो मेन प्रॉब्लम हो गया सिगरेट बिजनेस, ठीक है। तो सिगरेट का बिजनेस पे जो मोनोपोली था उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गया, अब उसके कारण उसका बिजनेस में ना रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं आ रहा है जिस हिसाब से रेवेन्यू आना चाहिए था, ठीक है। ये रेवेन्यू को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, तो मजा आएगा सर। चलो देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी रहेगा और किताबी बात भी रहेगा। किताबी बात मतलब बुकिश नॉलेज, हाँ सर, बुकिश नॉलेज को जब तक प्रैक्टिकली फील ना करे तो फिर किस बात का मजा। तो चलो सर फील करते हैं। हाँ ओके सर, मोनोपोली मार्केट, ये सर सबको समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलो सर। Yes, sir. हाँ ना, बहुत डिपेंड यस करता है सर। आप लोग। अरे ठीक है रेशमा, चलो तू बहुत गुस्सा हो जाती है, मेरे को बहुत डर लगता है। रेशमा तू गुस्सा ना कर, हाँ। नहीं ओके सर। ओके। मीनिंग ऑफ मोनोपोली मार्केट, सर आप तो पीछे ही पड़ गए। नहीं सर, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। मीनिंग ऑफ मोनोपोली मार्केट, ठीक है, मीनिंग ऑफ मोनोपोली मार्केट में क्या है सर? तो सबसे पहले मोनोपोली मार्केट को देख लेते हैं। मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट। हाँ, दैट इज अ सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब ये ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको प्रोडक्ट का जो सेलर है वो आपको सिंगल मिलेगा, ठीक है। सिंगल मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि आपको बहुत ज्यादा सेलर नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब वेरी फ्यू सेलर या फिर हार्डली एक सेलर, जैसे विच इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, बहुत ज्यादा सब्सटीट्यूट नहीं मिलेगा। एंड देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, जैसे कि रेलवेज, ठीक है। रेलवे का एग्जांपल तो मैं आपको 2 मिनट पहले ही ले रहा था। ऐसे रेलवेज को मैनेज करने वाले एक कंपनी का नाम बता सकते हो जो रेलवे को मैनेज करता है और इंडिया में बहुत ही फेमस है? नाम बताओ सर। IRCTC. अरे वाह वाह, विश्वजीत एकदम फुल फ्लो में है सर। आईआरसीटीसी स्टॉक मार्केट लिस्टेड है सर, एकदम स्टॉक मार्केट लिस्टेड है सर। जब स्टॉक मार्केट में आया था सर 2017-18 के आसपास में, एकदम फाड़ू इसका बिजनेस बढ़ा है सर। अगर आप 5 साल पुराना डेटा देखो, ये देखो सर, ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है इसका, 2018-19 में 19 में आया है सर, ठीक है। 700-800 में आया था। हम लोग पूरा क्लास में उस टाइम पे भी स्टॉक मार्केट डिस्कशन हो रहा था, तो हम लोग पूरा श्योर थे कि बिजनेस बहुत लंबा जाने वाला है। ऐसे बिजनेस अच्छा खासा गया है। अगर आप लास्ट 1 साल का भी देखो तो ये बिजनेस में इसका मोनोपोली है एक तरह का। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आईआरसीटीसी क्या करता है? कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इन इंडिया होल्ली ओन सब्सिडी ऑफ इंडियन रेलवेज दैट प्रोवाइड टिकटिंग, कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विस टू द इंडियन रेलवेज। अब इसका कोई सब्सटीट्यूट है क्या? हाँ सर, आईआरसीटीसी No, को sir. सब्सटीट्यूट करने वाला कोई कंपनी दिखता है आप लोगों को? मुझे तो नहीं दिखता, नहीं है। तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और रेवेन्यू भी अच्छा खासा कमा रहा है सर, यू कैन सी इट हियर। 2000 इवन स्टॉक पे भी देखो आप, इवन 1 साल पहले ऐसे कोरोना स्टेज में भी शेयर कहाँ से कहाँ गया है। मतलब ये थोड़ा सा हाई प्राइस में चल रहा है, इसमें कोई दौरा नहीं है, बिकॉज ट्रेन में तो मतलब सेल उस तरह से हुआ ही नहीं है। फिर भी 1 साल में आप देख सकते हो 1500 का शेयर 2200 2300 में चल रहा है। पब्लिक थोड़ा ज्यादा इमोशनल है आजकल स्टॉक मार्केट को लेके, तो ये थोड़ा सा मार्केट को हाइप बना के ना एक हो जाता है। तो वो थोड़ा सा इंडियन मार्केट ना थोड़ा सा कभी कभी ऐसा बिहेव करता है, मतलब जरूरत से ज्यादा प्रीमियम में चलता है। तो वो समझने के लिए स्टॉक मार्केट समझना जरूरी होता है, ठीक है। मैं स्टॉक मार्केट में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे आपको इकोनॉमिक्स बताना होगा। ऐसे इकोनॉमिक्स के अंदर स्टॉक मार्केट एक हिस्सा है, पर फिर भी स्टॉक मार्केट में एक अलग ही लेवल का बात होता है, तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सर आप थोड़ा सा ध्यान दो,
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ऐसे रेलवेज, नॉट जस्ट रेलवेज, आपके सामने बहुत सारा एग्जांपल्स है, मैं आपको बताते जाऊंगा एक एक करके। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? माइक्रोफोन ऑन किया था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देना, तब जाके ग्राफ समझ में आएगा। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में ना आए तो फिर ग्राफ समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा। सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, यही वाला विश्वजीत बोल रहा था। रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री सृजिता का पॉइंट था, वेरी गुड सर। सर नो क्लोज सब्सटीट्यूट, हाँ सर क्लोज सब्सटीट्यूट, जैसे कि आईआरसीटीसी में आपने देखा क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं, मतलब एकदम प्योर मोनोपोली है। जैसे जोमेटो का प्योर मोनोपोली नहीं होता होगा ना, जोमेटो का प्योर सब्सटीट्यूट है। जोमेटो के केस में आपको मिल जाता है ना, स्विगी मिल जाता है। तो जिसका प्योर सब्सटीट्यूट होता है वो मोनोपोली में एग्जैक्टली प्रॉपर मोनोपोली नहीं होगा, टाइप ऑफ मोनोपोली बोल सकते हो। ऐसे ऑलिगोपोली को भी एक केस आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, जहां पर फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब रेलवेज इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आईआरसीटीसी इज अ वेरी गुड एग्जांपल। No close substitute. Monopoly sells a product which has no close substitute, but there may be substitute of the product. हाँ, product का substitute हो सकता है, but company का substitute होना थोड़ा सा मतलब restriction है, मतलब company का substitute होना मुश्किल है, but product में substitute हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक example दिया है सर, substitute of railways or buses, मतलब आप बस में जा सकते हो या तो रेल में जा सकते हो, है ना, या फिर आप एयरलाइंस में जा सकते हो। अरे जा सकते कि नहीं जा सकते? आप बस में भी जा सकते हो, आप रेल में भी जा सकते हो अपने डेस्टिनेशन के लिए, जहां भी जाना है आपको। आप एयरलाइन में भी जा सकते हो, बट दीज आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट। क्या हम लोग रेलवेज के साथ बस को, बस के साथ एयरलाइंस को कंपेयर करते हैं सर? आजकल तो बुलेट ट्रेन भी आ रहा है, बन रहा है सर। पहला बुलेट ट्रेन का लाइन कहाँ बन रहा है बोलो? फर्स्ट बुलेट ट्रेन लाइन कहाँ से कहाँ तक? अरे बोलो सर, जीके है, कौन बताएगा? कोई तो बताओ सर, गूगल ना करके बताना, मैं तो मैप ओपन कर रहा हूँ। फर्स्ट बुलेट ट्रेन लाइन कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ऐसे और भी काफी सारा लाइन बनना चालू हुआ है, मतलब प्रोजेक्टेड है, बट एक लाइन कहाँ काम चालू हो चुका है। कहाँ से कहाँ तक सर? सर मुंबई से गुजरात, मुंबई से अहमदाबाद तक का लाइन है, मोस्ट प्रोबेबली सूरत तक जा रहा है, ये वाला लाइन सर बन रहा है, मुंबई से अहमदाबाद। ये बुलेट ट्रेन का पहला प्रोजेक्ट है इंडिया का। ये सक्सेसफुल बनेगा तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बन सकता है, कोलकाता से न्यू दिल्ली, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ऐसा होगा तो कोलकाता से दिल्ली सेम डे में जाके वापस आ सकते हो, पता है, ठीक है। एक बन रहा है सर मुंबई से बैंगलोर का भी बनने का बात चल रहा है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट लाइंस है, तो यहाँ ये सब जगह में बुलेट ट्रेन बनने का चांसेस है। तो फिर बुलेट ट्रेन आएगा तो सब्सटीट्यूट करेगा किसको? हाँ सर, बुलेट ट्रेन आएगा तो किस चीज को सब्सटीट्यूट करेगा बोलो? रेल ट्रेन को को। या एयरलाइन को? बेसिकली एयरलाइन को सब्सटीट्यूट करेगा, है ना सर? क्या मैं सही बोल रहा कि नहीं? बुलेट ट्रेन घंटे में 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर स्पीड में चलने वाला है। तो अब देखो क्या होता है। बट सर तो सब्स्टिट्यूट तो रेलवे को करेगा ना? नहीं सर, बुलेट ट्रेन का जो भाड़ा होगा वो रेलवे को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, वो प्लेन को ही सब्सटीट्यूट करेगा। अच्छा। मतलब बुलेट ट्रेन जैसे नॉर्मल ट्रेन में क्या रेट, मतलब रेट होता है, जैसे मानो कि बुलेट ट्रेन का तो भाड़ा हो जाएगा मुंबई से गुजरात का, मुझे एग्जैक्टली अभी आइडिया नहीं है, बट फिर भी प्लेन के भाड़ा के समान भाड़ा होगा, ऑलमोस्ट, थोड़ा कम, ठीक है। ट्रेन से ज्यादा होगा, ट्रेन से ज्यादा होगा, प्लेन से कम होगा। अब थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि रेल को भी सब्सटीट्यूट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूट तो है ही ये सब, बट मेनली जो मतलब बात है कि प्लेन का जो जर्नी है वो थोड़ा सब्सटीट्यूट होने का चांसेस, मतलब मुझे लगता है नॉर्मल ट्रेन में कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बट मेन असर पड़ेगा एरोप्लेन का, एयरलाइंस बिजनेस में असर होने का चांसेस है अगर बुलेट ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है तो। अब देखो क्या होता है, ऐसे यू आर नॉट रॉन्ग, ऐसे सभी तो सभी का सब्सटीट्यूट है सर, रेल भी बस का सब्सटीट्यूट है, बस भी एयरलाइंस का सब्सटीट्यूट है, तो सब्सटीट्यूट के हिसाब से सभी सभी का सब्सटीट्यूट है। ओके सर, यू आर नॉट रॉन्ग सुजीता।
इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। हाँ सर, यहाँ पर जो फार्म है वही इंडस्ट्री है, क्या ऐसा बोल सकते हैं सर? जो फार्म है वही इंडस्ट्री है, ऐसा बोल सकते हैं? मतलब IRCTC का कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, तो अगर IRCTC का सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो कंपनी है यही फार्म है और यही इंडस्ट्री है। बोलो सर, बात बनता है कि नहीं? हाँ सर, Yes, sir. यस। Yes, sir. ये जो लोग बंगाली मूवीज देखते हो, मुझे एक मूवी का कहानी याद आ गया। अगर कोई भी बंगाली मूवीज देखते हो, अगर किसी ने भी देखा, एक मूवी है सर ऑटोग्राफ बोल के, किसने देखा? बंगाली मूवीज जो देखते हो उसी को पता होगा। प्रसेनजीत चैटर्जी का, प्रसेनजीत चैटर्जी का फेमस मूवी है, मुझे बहुत अच्छा लगा था मूवी। एक फेमस उस मूवी, ये फेमस गाना भी बहुत फेमस हुआ था, एक सॉन्ग दैट इज आमा के आमार मतो थाकते दाओ। इट्स अ फेमस बंगाली लाइन। ठीक है, मैं बंगाली लाइन में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, बट इस ऑटोग्राफ मूवी में ये जो एक्टर बना था वो, उसका एक डायलॉग था कि आमी अरुण चैटर्जी आमी इंडस्ट्री, एक फेमस लाइन था। किसी ने सुना है? किसी ने सुना है सर ये वाला लाइन? अगर आप लोग देखते हो sir. मूवीज वगैरह, हाँ सुना है? अरे वाह, कैसे सुन लिया रे, तो देखता है ये सब मूवी? हाँ सर, सुने जी सृजिता? हाँ सर। वेरी गुड सर, चलो इसीलिए मैं बोला कोई तो होगा, शायद सुना है। तो वहां पर वो बोलता है, एक्टर जो है वो बोलता है कि मतलब आई एम दी बेस्ट एंड आई एम द इंडस्ट्री। बेसिकली वो बेसिकली अपने आप को यही बताता है कि मेरे बोलने पे कहने पे ही इंडस्ट्री चल सकता है, और मैं जिसको काम दूंगा उसी को काम मिलेगा, अदरवाइज काम नहीं मिलेगा। इस तरह का एक एटीट्यूड। जैसे शाहरुख खान कई बार ऐसे अपने आप को बोलता है ना कि बादशाह ऑफ बॉलीवुड, ठीक है, आई एम एवरीथिंग इन बॉलीवुड, ऐसा मतलब शाहरुख खान इस तरह से, शाहरुख खान मजाक से बोलता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ दैट, ऐसे एक जमाना था सर जब वेरी फ्यू एक्टर एक्ट्रेसेस ही पूरा इंडस्ट्री को चलाता था, स्पेशली बॉलीवुड में। बट क्या आजकल वो दिन है क्या? आजकल एक्टर एक्ट्रेस सेल नहीं होता आजकल सेल होता है कहानी, है ना सर? मार्केट चेंज हो गया ना। आजकल लोग स्टोरी ढूंढता है, एक्टर एक्ट्रेस को देखने कौन जाता है? बहुत कम लोग जाते हैं। शिफ्ट हो रहा है, माइंड सेटअप चेंज हो रहा है। Okay, sir. So farm is also an industry. In monopoly, there is only one farm. So farm is also an industry. So point to be noted, हाँ. But perfect competition में ऐसा नहीं हुआ करता था। Perfect competition में बहुत सारा फार्म हुआ करता था, सब कोई मिलकर इंडस्ट्री बनाता था। एक बाजार में, एक मार्केट में अगर 500 सब्जी वाला हो गए तो सभी कोई मिलकर इंडस्ट्री बिल्ड कर रहा था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक इंडस्ट्री है तो वही, एक फार्म है तो वही इंडस्ट्री बन जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, हाँ। ओके, प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर बोथ आर सेम। मतलब जो दाम बनाते हैं और जो दाम लेते हैं वो दोनों सेम ही है। मतलब मार्केट अलग से कुछ नहीं होता। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप लोगों को याद होगा, हम लोग परफेक्ट कंपटीशन, जब बार बार परफेक्ट कंपटीशन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप हाथों हाथ कंपेयर कर पाओ कि परफेक्ट कंपटीशन बिजनेस के साथ कितना फर्क हो जाता है मोनोपोली बिजनेस का। काफी सारा एरिया में फर्क है। और फर्क क्यों ना होगा? जैसे सब्जी वाले अपने हिसाब से दाम लगाता है कि मार्केट के हिसाब से दाम लगाता है? आप बताओ। ये वेजिटेबल, मार्केट के हिसाब हाँ, से ये जो वेजिटेबल मार्केट से हिसाब से दाम लगाते हैं। मतलब ये जो सब्जी खरीदने लोग गए हैं यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग इमेज आ रहा है सर, उस दिन कुछ अलग इमेज आ रहा था। ये देखो, ये जो सब्जी वाला दाम ले रहे हैं, ठीक है, जो वेजिटेबल बेच रहे हैं, ये मार्केट के हिसाब से दाम लेते हैं, अपने मर्जी से दाम नहीं ले सकता। वट एवर रेट दे चार्ज, जैसे कि ऑनियन का हो, आपका टमाटर का हो, आपका क्या बोलते हैं, ये नींबू है ना, लेमन का हो, जो भी प्राइस है, ये प्राइस वो चार्ज करेगा, मार्केट डिसाइड करता है। वो अपने मर्जी से चार्ज करने का सोचेगा तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाएगा। सपोज इनको लगता है कि नहीं, मैं तो टमाटर बेचूंगा 500 में, मुझे टमाटर बड़ा पसंद है, मैं 500 रुपीज केजी में बेचूंगा, चलेगा। लेकिन बगल वाला अगर 100 रुपीज केजी में टमाटर बेचता है तो फिर आप कैसे 500 में बेच दोगे सर? तो फिर कस्टमर आएगा ही नहीं आपके पास। तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो होता है वो डिसाइड करता है कि क्या प्राइस होगा। और जो फार्म है, जैसे कि ये सब्जी का जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेस वोमेन जो है, एंटरप्रेन्योर, ये सब्जी वाले जो है, ये सब्जी वाले भाई साहब जो है, ये सब्जी वाले भाई साहब, ये सब्जी तो खरीदने आए हैं, ये डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या दाम में मैं सेल करूं। इनको बस एक्सेप्ट करना होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। बट IRCTC ट्रेन का टिकट का भाव क्या करेगा, वो IRCTC के हाथ में है।
वो मार्केट डिसाइड नहीं करता है ना सर? ज्यादा करेगा तो ज्यादा, कम करेगा तो कम। ये सर नो बोलो सर, क्या लगता है? Yes. अगर कल रेलवेज को लगता है, कल आईआरसीटीसी को लगता है कि नहीं हम लोग टिकट का प्राइस को बढ़ा देंगे, तो बढ़ा सकता है। आप हम कुछ बोल सकते हैं, हाँ जरूर चिल्ला सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गुस्सा कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मतलब मार्केट का कोई ज्यादा प्रेशर इस केस में नहीं हो सकता। ओहो, हेलो, आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को मेरा? Yes, sir. हाँ हाँ, सर। ठीक है सर, ठीक। Yes, sir. तो प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर बोथ आर सेम इन मोनोपोली बिजनेस। तो ऐसे देख रहे हैं आप, द फार्म हिमसेल्फ डिटरमाइंस द प्राइस, द कमोडिटी एंड द फार्म इज आल्सो एन इंडस्ट्री। सो प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर बोथ आर सेम, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। एंड डिमांड कब ऑफ द फार्म एंड द मार्केट बोथ आर सेम। दैट मीन्स जो फार्म का डिमांड कब होगा वही मार्केट का डिमांड कब होगा, बिकॉज दोनों तो सेम ही है। तो फिर फार्म का डिमांड कब, मतलब आईआरसीटीसी का डिमांड कब और मार्केट के डिमांड कब में क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। मतलब क्योंकि आईआरसीटीसी खुद ही तो एक इंडस्ट्री है। किसी भी मोनोपोली केस में आप देख सकते हो, जहां जहां जैसे रेलवे भी अलग अलग से देख सकते हो, मोनोपोली बिजनेस का और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो। किसी के मन में चल रहा हो तो आप बता सकते हो सर ये मोनोपोली बिजनेस का एक अच्छा एग्जांपल्स होगा। हाँ सर, तो जो भी मोनोपोली एरिया है वो हर मोनोपोली केस में जो फार्म का डिमांड कब होगा वही इंडस्ट्री का भी डिमांड कब होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर ग्राफ बताते हैं, अभी समझाते हैं आपको ग्राफ। अच्छा, और क्या है सर? परफेक्ट इमोबिलिटी। इमोबिलिटी मतलब सर, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली इमोबाइल बिकॉज दीज फैक्टर्स आर अंडर सिंगल प्रोड्यूसर। मतलब सर फैक्टर्स क्या होता है बिजनेस का? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, Land, labor, capital, entrepreneurship. थैंक यू सर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब इसको इमोबाइल क्यों बोल रहे सर? इसको इमोबाइल क्यों बोल रहे हैं? इसको इमोबाइल बोलने के पीछे क्या रीजन है? इसको इमोबाइल बोलने के पीछे रीजन कुछ ऐसा है कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस करे, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, चाहे वो आईटीसी हो, व्हाटएवर, बिजनेस करने के लिए आपको जमीन का जरूरत तो है। बिना लैंड का कर लोगे क्या? बिना लैंड का बिजनेस कर सकते हो? बिना लेबर का बिजनेस कर सकते हो? नहीं सर। बिना No, sir. कैपिटल का और बिना एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो रिस्क टेकर, जो बेसिकली बिजनेस करने का बिड़ा उठाते हैं, बिड़ा समझते हो ना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क लेके जो बिजनेस करते हैं, जिसका अभाव है हमारे सोसाइटी में। कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता, बहुत कम लोग मैं मिलता हूँ। मतलब एंटरप्रेन्योर बनना एक अंदर की बात है सर, सबको चाहिए नौकरी, कुछ किसी को एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, सबको जॉब करना है। अब जॉब करने के लिए तो आपको बिजनेस चाहिए ना सर, जॉब करने के लिए देश में बिजनेस चाहिए। अब बिजनेस होगा तब ना जॉब क्रिएट होगा, इसलिए एंटरप्रेन्योर चाहिए सर। बिना एंटरप्रेन्योर का तो देश में कुछ बात नहीं बनेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो। ऐसे यूएस का और चाइना का सिचुएशन अच्छा क्यों है बोलो तो? बिकॉज वहां पर एंटरप्रेन्योर है सर, वहां पर एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर बोलो, एंटरप्रेन्योर। तो ये इंडिया के लिए तो और जरूरी है। 135 करोड़ का प्रेशर है सर, 135 करोड़, मोर देन दैट, ग्रेटर देन 135 करोड़ का प्रेशर है। तो सोचो सर, इतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए कितना एंटरप्रेन्योर का जरूरत होगा? कम से कम 10-20 करोड़ तो चाहिए, एटलीस्ट 10 करोड़ एंटरप्रेन्योर। क्या है सर हमारे देश में 10 करोड़ एंटरप्रेन्योर? नहीं सर, इतना होता तो थोड़ा बहुत काम बन जाता। कम से कम 10 करोड़। सर आप ज्यादा बोल रहे नहीं? हाँ सर, थोड़ा ज्यादा बोल दिया, थोड़ा सा इमोशनल होके ज्यादा बोल दिया, बट सर जरूरी है। अगर 135 करोड़ लोगों को मारना तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बॉम्ब मार के उड़ा दो और ठीक कर दो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब बॉम्ब मारेंगे तो फिर मैं भी मर सकता हूँ, आप भी मर सकते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय है कि सर एटलीस्ट अगर 10 में से आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 1% शुड बी एंटरप्रेन्योर। फिर वो 1% के पास अगर एटलीस्ट 7 या 5% को नौकरी मिलता है, 1% में अगर 5% को नौकरी मिलता है, दैट इज जॉब क्रिएट कर सकता है 5 जन के लिए, तो बाकी 4 को थोड़ा सा, बाकी 4 जन को अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा गवर्नमेंट देख लेगा ना, गवर्नमेंट भी तो कुछ करेगा, वो कुछ कर लेगा, तो 1-2 जन होगा अनएम्प्लॉयमेंट। एकदम तो पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएगा। वो तो सर कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, तो 1-2% पर 10 पे अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी ठीक ठाक माना जा सकता है। बट 10 में से अगर 7 अनएम्प्लॉयमेंट है और 3 एम्प्लॉयड है तो इट्स नॉट अ गुड साइन।
तो इकोनॉमी अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके पीछे बहुत कॉमन सेंस में आप सोच सकते हो सर, सो वेरी वेरी कॉमन सेंस, आप कॉमन सेंस लगा में सोच सकते हो कि देश का गरीबी कैसे मिट सकता है, डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कैसे ग्रोथ आ सकता है, इसको सोचना इतना बहुत टफ बात नहीं है, इट्स नॉट वेरी टफ। ओके सर, तो परफेक्ट इमोबिलिटी क्यों हो गया? बिकॉज यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है ना, मेरा मन हुआ तो मैं ट्रेन चलाऊंगा, अगर कल सरकार बोला कि भाई मैं रेलवेज को परफेक्टली मैनेज नहीं करूंगा, सरकार के ऊपर है, मतलब एक्चुअली आईआरसीटीसी के ऊपर है, बिकॉज वो प्रॉपरली गवर्नमेंट कंपनी है। आईआरसीटीसी जो है सर वो एकदम गवर्नमेंट है ना, पूरा का पूरा रेलवेज के अंडर में चलता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में चलता है, बट आईआरसीटीसी है तो रेल का, तो रेल जैसे बोलेगा इंडियन रेलवेज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसका, अगर ये बोल दिया कि मैं नहीं अच्छे से मैनेज नहीं करूंगा या जो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज वो चाहेगा तो कर पाएगा, तो एग्जैक्टली इमोबाइल इसीलिए, अगर इसका कॉम्पिटिटर आ जाए तो आपको नहीं लगता कि इसका बिजनेस में ग्रोथ आ जाएगा, मतलब ओवरऑल जो मतलब इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ जाएगा। जैसे फॉरेन रेलवेज के साथ इंडियन रेलवेज अगर आप कंपेयर करोगे, अगर ये प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहता है, ये बैंक में देखो ना, बैंक वालों में पहले का बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ गवर्नमेंट बैंक हुआ करता था, आजकल सिर्फ गवर्नमेंट बैंक अकेला नहीं है, प्राइवेट बैंक भी है। अगर आपको कहा जाए कि दोनों सेम फैसिलिटीज दे रहा है, मतलब अगर आज के डेट में किसी को भी बोला जाए कि भाई कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो मैक्सिमम केस में अगर आप सिटी में रहते हो तो आप क्या पसंद करोगे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर HDFC, कोटक, क्या चाहते हो सर, कौन सा बैंक में अकाउंट ओपन करना पसंद करोगे? प्राइवेट बैंक। ऐसा क्यों? স্যার গভর্নমেন্ট হলে বড়দা আর প্রাইভেট হলে এইচডিএফসি বেটার। गवर्नमेंट होले बड़ौदा, प्राइवेट होले HDFC बेटर, ये तेरा पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि तेरे को या तो बड़ौदा में ओपन करना है या तो HDFC में ओपन करना है, तो क्या करेगा? तो प्राइवेट में, क्योंकि काम जल्दी करके दे देता है। अगर तेरे স্যার पास या तो আসলে एक আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে দুটো ব্যাংকের মানে প্রাইভেট আর গভর্নমেন্ট ব্যাংকের মধ্যে তো মানে ব্যাপারটা অ্যাকাউন্ট খোলাটাও তো আলাদা আলাদা ব্যাপার আছে। মানে কিছু ফ্যাসিলিটিস যে প্রাইভেট দেয়, কিছু ফ্যাসিলিটিস ভালো গভর্নমেন্টের। मैं तेरे को যেমন सिंगल पूछ रहा हूँ, हाँ बोल 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 बोल। যেমন এইচডিএফসি মানে যদি লোন ফোনের কোনো ব্যাপার থাকে তাহলে তো প্রাইভেট ব্যাংক থেকে করা তো একদমই উচিত না, কিন্তু মেডিক্লেম ফেডিক্লেম দেখুন এদিকে আইসিআইসিআই কিন্তু লম্বার একদম টপে আছে लॉम्बार्ड সেরকম। इज लॉम्बार्ड इज इंश्योरेंस, হ্যাঁ लॉम्बार्ड इज লম্বার नॉट बैंक, लॉम्बार्ड इंश्योरेंस में है। হ্যাঁ আইসিআইসিআই যে যেটা মেডিক্লেম দেয়, मेडिक्लेम मेडिक्लेम जे मेडिक्लेम एक्चुअली वही लॉम्बार्ड वो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में काम करता है, तुम दोनों को मिक्स मत कर सकते हो, मिक्स मत करना, ये नाम से आप लोग ना चिंता में आ जाते हो। देखो सर, HDFC लाइफ इज नॉट HDFC बैंक, HDFC बैंक मीन्स HDFC बैंक, लाइफ जो है वो इंश्योरेंस है, ठीक है। ICICI लॉम्बार्ड जो इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस में आता है वो अलग, मैं आपको सिर्फ बैंकिंग बता रहा हूँ। जैसे अगर आप बैंक में बोलते हो तो बड़ौदा एंड SBI, ये दोनों गवर्नमेंट बैंक थोड़ा अच्छा है, बाकी बाकी और भी है, बहुत सारा बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इज देयर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज देयर, इंडियन ओवरसीज बैंक इज देयर, बहुत सारा है, मतलब खत्म नहीं होगा। लेकिन बट आज के डेट में ज्यादातर लोग प्राइवेट ज्यादा पसंद कर रहे हैं ना, मैं ही बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये लोग प्रॉम्प्ट काम करते हैं, आपको टाइम पे सब कुछ बताते हैं, आपको फैसिलिटीज देते हैं, हाँ कुछ कहीं कहीं बार उल्टा सीधा पैसा भी काटते हैं, ऐसा भी बात सुनने को मिलता है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप ओवरऑल मैनेजमेंट देखो तो गवर्नमेंट बैंक से मैनेजमेंट प्राइवेट बैंक का अच्छा है, ये तो मानेगा स्नेहेश? बोल। হ্যাঁ স্যার এইটার তো প্রাইভেট তো সেই জন্য তো এদের কাজ তো एग्जैक्टली আগেই হবে। मैं प्रो गवर्नमेंट या प्रो प्राइवेट में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा बात सिंपल है, मैं आप लोगों को इसलिए बात कर रहा हूँ, जैसे ये सब प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम सब 90s के बाद आया है, आफ्टर 1990s, ठीक है, 95 96 के बाद HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब आया है सर, ठीक है, कोटक, बहुत सारे हैं और भी। लेकिन उससे पहले तो हमारे देश में गवर्नमेंट ही हुआ करता था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका नाम क्या था, कोई बता सकता है? व्हाट इज द एक्चुअल मतलब पुराना नाम ऑफ स्टेट बैंक? कोई भी नहीं? सर, इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता,
इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। ये इसमें 3 इंपीरियल बैंक हुआ करता था, 3-4, एक इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता, इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ मुंबई एंड इंपीरियल बैंक ऑफ मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ फ्रंटियर में कुछ एक था। तो ये सबको मार्च किया गया, जिसका हेड था कलकत्ता, ठीक है, उसको मार्च करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है सर, ठीक है। तो बहुत पुराना बैंक है, इवन आरबीआई से भी पुराना है एसबीआई, आपको बता दूं। जानते हैं सर आप लोग, आरबीआई बहुत बाद में आया, 1934 में आरबीआई आया, उससे पहले से एसबीआई आया 18 समथिंग से, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत पुराना है, तो इसलिए इसका ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा है। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहने का बड़ा सिंपल लॉजिक है कि जब गवर्नमेंट का क्या है कि अगर आपको पता है कि आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आप इमोबाइल हो जाते हो, आप आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज प्रॉपरली करते नहीं हो, इसलिए सर्विस लेवल में, मैनेजमेंट लेवल में आप नीचे आ जाते हो। आपको लगता है कि भाई लोगों को तो आना है तो यहीं पर आना है और तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ तो गवर्नमेंट बैंक को भी कंपटीशन आना चालू हुआ, लेकिन आदत इतना जल्दी बदलते नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, विथ ऑल रेस्पेक्ट टू योर अगर फैमिली मेंबर्स में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बट गवर्नमेंट केस में एक चीज आप लोग जरूर देखे होंगे, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, विथ ऑल रेस्पेक्ट टू ऑनेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। गवर्नमेंट के केस में एक प्रॉब्लम होता है ना सर कि अरे भाई मेरे को तो सैलरी मिल जाएगा, मेरे को सर्विस देने का क्या है, मेरा तो फिक्स्ड है 80,000 मंथली। आप लोग एग्री करना या डिसएग्री जो भी करना हो कर सकते हो, बट मेरा सवाल आप लोगों को समझ में आए तो बोलना। गवर्नमेंट के केस में जो एम्प्लॉय है उनको पता चल जाता है ना कि उनको तो सैलरी फिक्स मिलेगा, मतलब काइंड ऑफ मोनोपोली फीलिंग्स, ठीक है, काइंड ऑफ मोनोपोली বসে বসে টাকা। एग्जैक्टली, दे नो कि मुझे तो मिलेगा, चाहे मैं सर्विस दूं या ना दूं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ था ना गवर्नमेंट लेवल में, इसके कारण गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आज देखो, आज जब गवर्नमेंट मतलब सब मैक्सिमम गवर्नमेंट बैंक का क्या हालत हुआ, तो लॉस मेकिंग में हो गया सर। तो मैक्सिमम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोड़ के, स्टेट बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ के मैक्सिमम गवर्नमेंट बैंक, मैं आप लोगों को डेटा चेक करा सकता हूँ, मेरे पास सारा का सारा डेटा है। अब मैं ये सब में पढ़ूंगा तो फिर आप लोग दिक्कत में पड़ जाओ, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीजें दूसरा चीजें कवर करना है। मैक्सिमम बैंक लॉस मेकिंग है। अब सरकार के पास भी कोई उपाय नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या चाहते हैं, भाई इतना सारा लॉस कहां से भरोगे, अरे हमारा टैक्स का पैसे से इनका सैलरी चलता है। अगर आप बोलो कि लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी भरपाई है, दैट इज उनको जो सब्स्टिट्यूट करना हो, लॉस मेकिंग है, वो खुद अपना सैलरी नहीं उठा सकता। तो हम लोग जो टैक्स पेयर्स है ना, हमारा टैक्स का पैसा हमारे डेवलपमेंट की जगह ये लॉस मेकिंग कंपनी को बचाने में चला जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करो और इसको प्राइवेटाइज कर दो। क्यों प्राइवेटाइज? बिकॉज प्राइवेट में कंपटीशन है, मोबिलिटी है, अच्छा है। मतलब कुछ केसेस में देखा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन सिस्टम में बिजनेस काम करता है, सरकारी लेवल में लोगों को वही होता है, मतलब लैज मोटा हो जाना, वही प्रॉब्लम है। मतलब वो लैज मोटा हो जाता है, मतलब लैज मोटा समझते हो ना, मतलब बेसिकली बैठे बैठे पैसा मिलने का आदत से बिजनेस को डेवलप करने का जो मेंटलिटी है वो बिल्ड नहीं होता, और इसके कारण बिजनेस को प्रॉब्लम होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? अरे मेरा बोलने से ना बोलने से तो कुछ बदलेगा नहीं, पर जो फैक्ट है दैट इज द मेन एरिया। बोलो सर, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। आ रहा है ना समझ में? तो ये परफेक्ट इमोबिलिटी का यही केस है कि ये इसका एक प्रॉब्लम है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली इमोबाइल एंड बिकॉज दीज फैक्टर्स आर अंडर सिंगल प्रोड्यूसर। तो ऐसे होते हैं, ये प्रॉब्लम मोनोपोली में है, ये प्रॉब्लम भी बोल सकते हो और ये इसका कैरेक्टर भी बोल सकते हो। अगर किसी चीज में किसी का मोनोपोली आ जाए तो वो होता है। ऐसे एग्जांपल्स में आपको कुछ मिलेगा यहाँ पर, जैसे कि रेलवेज, दिल्ली मेट्रो, बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोली इन इंडिया। ऐसे कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है सर जो अच्छा काम करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉम्पिटिटिवली अच्छा काम करता है। रेलवेज का मैनेजमेंट इज नॉट वेरी बैड, इतना सारा पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो प्राइस इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना सर, प्राइस इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। अंडर मोनोपोली प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। मोनोपोली में जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए। एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व को ही डिमांड कर्व कहा जाता है। बट एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व, marginal revenue curve lie between y-axis and average revenue. This can be known with the help of this figure. चलो देखते हैं सर, देखें सर मोनोपोली का ग्राफ कैसे बनता है। अरे सबको समझ आ रहा है कि नहीं, या सिर्फ मुझे ही समझ आ रहा है, आप लोगों को नहीं?
यस सर। यस सर। अगर आप थोड़ा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डेटा को देखोगे, इससे तो ये कॉमन है, कोई भी ग्राफ पेपर में हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डालते हैं और फिर ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एक्स एक्सिस में हम लोग एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू को चेक करते हैं और मार्जिन वाई एक्सिस में क्वांटिटी को चेक करते हैं। ऐसे जिन लोगों को रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैं उनको इतना बता सकता हूँ, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का फर्क क्या होता है। सर एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है, अगर मैं एवरेज का बात करूं तो एवरेज का मतलब होता है जो भी बिजनेस टोटल रेवेन्यू कमाता है उसको अगर वो क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो उसको पर क्वांटिटी में कितना एवरेज वो कमाते हैं उसका बताते हैं सर। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। दैट मीन्स आपका बिजनेस में जो क्वांटिटी का चेंजेस और रेवेन्यू का चेंजेस, ये जो परिवर्तन होता है सर, ये जो चेंजेस रेवेन्यू में चेंजेस डिपेंड ऑन क्वांटिटी पे चेंजेस। क्वांटिटी में चेंज के कारण रेवेन्यू में जो चेंजेस आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिन बदलता रहता है सर, क्योंकि जैसे सिंपल बात है, सपोज आप पहले 10,000, जैसे एक डेटा है सर, यहाँ पर दिखाता हूँ, रुको, ये आईटीसी का डेटा एक था ना मेरे पास, अरे कहाँ चला गया স্যার মার্জিনাল রেভিনিউ এর মানেটা আরো বলুন, চেঞ্জিং। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब बहुत सिंपल है सर, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। मतलब सपोज मानो तुम पहले 10,000 इनकम करते थे, ठीक है, अभी तुम 15,000 इनकम करते हो, तो कितना चेंज हुआ तुम्हारा? 5,000। 5,000 क्वांटिटी में चेंजेस। तो अब तुम्हारा जो अर्निंग बढ़ा है, तुम्हारा जो प्रोडक्शन लेवल में भी तो चेंजेस आना चाहिए। पहले तुम 500 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते थे, अभी तुम 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो, तो 500 से 1000 का कितना चेंजेस है? 500। तो 5,000 का 5,000 टोटल रेवेन्यू में चेंजेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में चेंजेस, तो तब जाके कितना हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू? फिर 10 ना, समझे ना सर? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। हाँ, ये होता है कॉन्सेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू का। तो टोटल रेवेन्यू मतलब जितना आपका टोटल होगा उसको डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करोगे तो आपको एवरेज रेवेन्यू पता चलेगा। सिंपल, ये एकदम सिंपल लेवल में याद रख सकते हो। बट हाँ, थोड़ा डिटेल्स में पता करना है तो रेवेन्यू का क्लास एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। जिन लोगों के अगर बाई चांस भी मिस है, फिर से एक बार, जैसे स्नेहेश को मैंने शेयर किया था, स्नेहेश किया नहीं तो रेवेन्यू का क्लास হ্যাঁ স্যার করেছিলাম তো। করেছিস? তাহলে ভুলে গেলি, এটা তো বলেছি আমি ওখানে। মার্জিনাল রেভিনিউটা বুঝতে পারিনি। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात, एक बार फिर মানে से सुनना। সূত্রটা যেটা বললেন চেঞ্জিং টোটাल रेवेन्यू। वो तो वहां पर भी मैंने बोला, ये फॉर्मूला तो मैं वहां पर अच्छे से क्या, एक मैथ्स भी कराया रेवेन्यू के क्लास में, तुमने फिर से ठीक से किया नहीं, मुझे लगता है स्किप करके किया होगा। स्किप मत करना सर, स्किप मत करना प्लीज। তাহলে স্যার একবার রিপিট করে নেব। हाँ, रिपीट करना सर, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ छुपा रहता है सर, क्यों तो रिपीट, मतलब स्किप मत करना कभी भी। क्या क्या पता कब क्या सीखने को मिल जाए, क्यों रिपीट मिस स्किप करोगे। ओके, तो प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, मतलब आपका जो भी एवरेज रेवेन्यू होगा वही आपका प्राइस होगा और वही अल्टीमेटली आपका डिमांड कर्व भी होगा, ठीक है। बट एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, बट एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा। एंड एमर कर्व लाई बिटवीन वाई एक्सिस एंड एवरेज रेवेन्यू। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, क्या बोलते हैं सर? एमआर कर्व लाई बिटवीन वाई एक्सिस एंड एवरेज रेवेन्यू, दोनों के बीच में रहेगा। तो ये देखो सर, ये जो दोनों के बीच में रहने का बात मैं कर रहा हूँ, लुक एट हियर, दिस इज द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म एंड दिस इज ठीक बीचों बीच वाई एक्सिस और एवरेज रेवेन्यू के जस्ट मिडिल में आपको मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो मोनोपोली में ऐसा ही होता है। मोनोपोली में क्या होता है, अब इसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा सर कि क्यों ऐसा होता है कि एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फार्म इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व, और एवरेज रेवेन्यू को ही हम लोग प्राइस के साथ क्यों बोलते हैं, मतलब प्राइस इक्वल्स टू एआर इक्वल्स टू डिमांड कर्व, ठीक है। बट मार्जिनल अलग होता है। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सब इक्वल होता है, आप लोग एक बार परफेक्ट कॉम्पिटिटिव अगर याद करते हो, वहां पर डिमांड एआर एमआर सब इक्वल होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये डाउनग्रेडेड होता है, वहां पर वो ऐसे फ्लैट होता था, ठीक है। दोनों ग्राफ में फर्क है और मार्जिनल रेवेन्यू ठीक इसके बीचों बीच से आएगा। अब क्यों बीचों बीच से आएगा, ये सभी रीजंस आपको कुछ ही देर में पता चलेगा सर। लेकिन अगर आपको कभी भी मोनोपोली ड्रॉ करने के लिए बोले तो आप ऐसे ही ड्रॉ करना सर, पहले एक्स एक्सिस डालना, फिर आप वाई एक्सिस डालना, फिर आप डिमांड का आपको थोड़ा सा डाउनग्रेडेशन करके बिजनेस का जो भी एवरेज रेवेन्यू होगा
ठीक है, मतलब टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके मिलता है, दैट इज ऑल्सो एवरेज रेवेन्यू एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, सो प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब आपका जो भी एआर होगा वो एमआर से ज्यादा होगा, आपका जो भी एआर होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा। ये मोनोपोली बिजनेस का कैरेक्टर है, ये मोनोपोली बिजनेस का कैरेक्टर है, जैसे आईआरसीटीसी का भी कैरेक्टर है ये। सर ऐसा कैरेक्टर क्यों होता है सर? सर वो क्यों का जवाब ढूंढना है, ये क्यों का जवाब ढूंढना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर आपको मोनोपोली ग्राफ कोई पूछेगा तो आप ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ सर। अच्छा और एक बात, क्या मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है? यहाँ पर ये मार्जिनल नीचे क्यों आ गया बोलो तो? ये जीरो लेवल है ना, ये जीरो लेवल के बाद दिस इज पॉजिटिव साइड, आई होप यू ऑल नो सर, बचपन का बात है। दिस इज नेगेटिव साइड है ना, दिस साइड इज पॉजिटिव साइड ना, ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड भी नेगेटिव है, दिस साइड इज ऑल्सो नेगेटिव। तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि ये एमआर नीचे कैसे आ गया? क्या मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है? यस सर, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव, हो सकता है। क्या सर एवरेज रेवेन्यू कभी नेगेटिव होता है? नो सर, एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि बिजनेस का एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, बट मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है। सर क्यों? सर बहुत केस में ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस पहले जैसा नहीं चल पाता, ठीक है, तो एक टाइम पे मैंने बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न किया था, पर धीरे धीरे मेरे बिजनेस पे स्लॉटनेस आता है, धीरे धीरे मेरा बिजनेस बंद भी हो जाता है। ठीक है, मतलब मेरा चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन टोटल रेवेन्यू में एक ऐसा बदलाव आता है कि मेरे बिजनेस में मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है, और ऐसे केसेस में आपको बिजनेस को बंद भी करना पड़ सकता है। अगर ज्यादा देर तक मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव रह गया तो आपको बिजनेस को बंद करने का कगार में आ जाएंगे आप। ठीक है, तो सर ऐसे एग्जांपल्स, सर बहुत एग्जांपल्स हैं। हिंदुस्तान मोटर का एम्बेसडर को आप लोग जानते हो, एक टाइम पे 4 व्हीलर कंपनी में हिंदुस्तान मोटर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ करता था, है ना सर? लेकिन आजकल कोई क्या टैक्सी खरीदते हैं सर? जानते कि नहीं जानते? हाँ सर, हिंद मोटर। यस एम्बेसडर। ये देखो सर, मार्केट में लिस्टेड भी है अभी भी, बट सर ये अभी मार्केट में कुछ काम नहीं करता, ऐसे इसका बिजनेस बंद हो चुका है, लेकिन कुछ प्रोसेसिंग है इसके कारण। ये वाला हिंदुस्तान मोटर्स का ये एम्बेसडर्स, आई होप यू ऑल नो, कोलकाता में एंड चेन्नई में इसका दो बड़ा ये है। हिंद मोटर के नाम पे, हिंद मोटर के नाम पे अपने कोलकाता में एक रेल स्टेशन भी है, ये अपना हुगली में आता है, उत्तरपाड़ा हिंद मोटर, नाम सुने सर आप लोग? सर यस सर। ठीक है, ये एम्बेसडर का कोई सब्स्टिट्यूट हुआ करता था सर कभी? बोलो आप। नो सर। लेकिन एक टाइम आया ना कि जब इसका अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, हुआ कि नहीं हुआ? कभी सोचा भी नहीं होगा जब इसका अच्छा चल रहा था। তাহলে স্যার হ্যাঁ? এখন কলকাতায় মানে এই কলকাতায় যে ট্যাক্সি চলে মানে এই ট্যাক্সি গুলো অ্যাম্বাসেডর সেগুলো আর মানে নতুন প্রোডাকশন তো আর হচ্ছে না। नो सर, नो प्रोडक्ट, मतलब न्यू प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है, जो पुराना है वही चल रहा है। अगर हो सके तो खरीद के रख लो। ऐसे एक कंपनी है सर, एक कंपनी है जो एम्बेसडर को खरीदा है, ठीक है, एक फ्रेंच कंपनी है, ठीक है, तो वो न्यू एम्बेसडर मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, बट पुराना हिंद मोटर जो बिरला कंपनी के अंदर हुआ करता था वो अभी और नहीं है। ठीक है, जो बिरला के अंदर हुआ करता था वो अभी और नहीं है। ठीक है, ये बीएम बिरला का था, वो अभी नहीं है, ये सेल हो चुका है। 1942 कहा जाता है कि एशिया का पहला 4 व्हीलर कंपनी हो सकता है, टोयोटा के साथ कंपेयर किया जाता है, मतलब कहा जाता है या तो टोयोटा या तो हिंदुस्तान मोटर्स, दोनों में से कोई तो पहले आया होगा। टोयोटा कब आया है आई डोंट नो, एक बार देख लेते हैं सर। हिंदुस्तान मोटर 1942, टोयोटा 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 का डेट बता नहीं रहे, 1937। हाँ ये देखो सर, ऑलमोस्ट सेम टाइम में आया है। हाँ, जापान का है टोयोटा, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे आया है सर एशिया में। टोयोटा एंड एम्बेसडर दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मार्केट में आया है, एम्बेसडर इन इंडिया एंड टोयोटा इन जापान। ऐसे टोयोटा बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। एम्बेसडर भी एक टाइम पे बहुत बड़ा था। স্যার এখন তো ফোর হুইলারের মধ্যে টয়োটাই একে আছে एग्जैक्टली सर, वो बहुत बड़ा कंपनी, সেকেন্ডে ভোলসওয়াগন। एग्जैक्टली जर्मन का है सर, वोक्सवागन, वोक्सवागन जर्मन का है सर। तो समझ रहे हैं ना सर आप लोग किस तरह से बिजनेस बंद होता है?
अगर मैं आपको और एक मोनोपोली के बारे में बात करूं, एक टाइम पे इंडियन मार्केट में अगर आप सोचो, नोकिया का क्या मोनोपोली था, बोलो तो 2001 2 3 4 3 4 स्पेशली, कोई नोकिया के मोबाइल को कॉम्पीट करने का ताकत रखता था सर? एनी कंपनी इज देयर? सैमसंग आया था बट सर ना सर। कम्पीट नहीं कर पाता था। फिर धीरे धीरे कम से कम 2009-10 तक तो मार्केट था इसका, है ना? নোকিয়া যখন স্যার এই মাইক্রোসফট কে বেছে নিল তখন থেকেই মার্কেটটা ডাউন হয়ে গেল। हाँ স্যামসাং एक्चुअली যখন অ্যান্ড্রয়েড কে চলে গেল। हाँ एक्चुअली तब से नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट को सेल इसीलिए किया था बिकॉज उसको पता चल गया था कि प्रॉब्लम हो रहा है और उसके पास टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम था, मतलब नोकिया और अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था, तो उसको लगा था कि माइक्रोसॉफ्ट में भी मोबाइल में अच्छा कर सकता है, बट माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल में अच्छा नहीं कर पाया। माइक्रोसॉफ्ट इज नोन फॉर कंप्यूटर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर में ही माइक्रोसॉफ्ट अच्छा है। तो गूगल इधर एंड्रॉइड में अपना अच्छा खासा टेक्नोलॉजी ला दिया। तो गूगल ने एंड्रॉइड लाने के बाद और माइक्रोसॉफ्ट के पास ये जाने के बाद, मतलब एक्चुअली ये इसीलिए गया था माइक्रोसॉफ्ट के पास क्योंकि उसको लगा था कि उसका जो पुराना टेक्नोलॉजी है, जो फीचर फोन जो होता था, ठीक है, मतलब नॉर्मल कीबोर्ड फोन जो होता था उसमें वो ज्यादा कुछ और तो वो टेक्नोलॉजी मतलब रहेगा नहीं, मार्केट में चला गया। ब्लैकबेरी के साथ भी थोड़ा बहुत हुआ था इनका, लेकिन सर अब सोचो कि आज भी नोकिया का फोन फिर से आया है मार्केट में, ये भी एंड्रॉइड लेके आया है, बट क्या पहले वाला कुछ बात है नोकिया में? नो सर। तो ये सब बात आपको क्या बताता है कि आपका बिजनेस में मोनोपोली होने के बाद भी आप मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव हो सकता है, यही तो कह रहा है ना? बोलो ना सर, बात कुछ समझ में आया कि नहीं? सिर्फ Yes, sir. ग्राफ सिर्फ रटना नहीं है, यू डोंट जस्ट नीड टू मग अप, आपको बात को रियलिटी के साथ चेक भी करना है, ठीक है? मैं आपको ऐसा ऐसा कुछ बिजनेस के बारे में बोला कि जो, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हैं लग रहा है। एनी क्वेश्चन सर? ओके सर, ठीक है, म्यूट करो फिर जब क्वेश्चन होगा बोलना। ओके, तो ये मोनोपोली क्यों मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है, इसका रीजन तो क्या मैं ये बोलूंगा कि नोकिया का एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव है? नहीं, अच्छा खासा इनकम किया है, जो बिजनेस किया एवरेज में अच्छा खासा बिजनेस किया, ये सर नो? हाँ सर, बिजनेस अच्छा खासा किया कि नहीं किया? एवरेज रेवेन्यू अच्छा खासा कमाया, मतलब गुड प्रॉफिट किया, तो ये तो बोल ही सकते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, बट मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है जब बिजनेस अपना प्रोडक्शन तो बढ़ाता है, पर मार्केट में सेल होना मुश्किल हो जाता है। जैसे नोकिया के केस में आपने देखा, एम्बेसडर के केस में आपने देखा, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल्स है सर। तो मोनोपोली बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैरेक्टर याद रखिएगा और ग्राफ को याद रखिएगा। ओके सर, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं सर, कोई डाउट हो तो फिर से बात करेंगे। अच्छा, समझ में क्या आ रहा है? मैं सभी को एक बार पूछना चाहूंगा सर, सोविक, विश्वजीत, मन्नान, नताशा, समझ आ रहा है? Yes, सुनीता? Yes, Yes, sir. ओके सर। रेशमा, नेहा? Yes, sir. ওকে, সম্পদ বল, বোঝা যাচ্ছে কি হ্যাঁ না? স্যার। ओके सर, হ্যাঁ। ठीक है सर। रौनक का आवाज नहीं आ रहा है। ओके चलो। सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर क्या है? मोनोपोली पावर का सोर्स क्या है, ये देखना जरूरी है सर। मोनोपोली पावर में बी क्रिएटेड विद द फॉलोइंग सोर्सेस, कीपिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इमोबाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलिटी नहीं कर सकते, सबके लिए नहीं रख सकते, आपको अकेला रहना है, तो कुछ लीगल प्रोहिबिशन हो जाएगा। जैसे आईआरसीटीसी रेल के पास है ना, इसमें हर कोई नहीं आ सकता, लीगल प्रोहिबिशन भी है सर। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क लगा देते हैं कि भाई इसमें तो यही आ सकता है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में देखो ना, वो भी थोड़ा बहुत मोनोपोली टाइप का ही है, बट नॉट एग्जैक्ट, उसमें ऑलिगोपोली बोल सकते हैं हम लोग, बट फिर भी अगर मैं टेलीकम्युनिकेशंस में ही बात करूं, एक टाइम पे तो सिर्फ बीएसएनएल हुआ करता था, है ना सर? लेकिन सर बीएसएनएल चल पाया क्या? अभी सिर्फ सरकार के लेवल में बीएसएनएल एज ए, हाँ बोलो बोलो सर। चले लो। एग्जैक्टली सर, बीएसएनएल अभी भी चलता है, ऑफिस इसका अभी भी है,
और बिजनेस भी है, बट ये गवर्नमेंट के बिहाफ में लाइसेंस का सेल का काम करता है। मतलब टेलीकम्युनिकेशंस का जो लाइसेंस है वो बीएसएनएल के थ्रू से सेल होता है, वही बीएसएनएल का बिजनेस है। बट बीएसएनएल जो खुद ऑपरेट करता था वो नहीं चलता, तो उसका ऑपरेशन अभी 3-4 कंपनी में शिफ्ट हुआ है। वन इज यू ऑल नो सर, एयरटेल बहुत अच्छा अभी भी है, वोडाफोन इज देयर। अब वोडाफोन भी अकेला नहीं टिक पाया, वोडाफोन आइडिया मिक्स हो गया ना, वोडाफोन एंड आइडिया मिक्स हो गया, मतलब मार्ज हो गया। हाँ Yes, सर, sir. yes sir, वी স্যার আগে তো হাত ছিল, হাত থেকে সেল ওয়ান এলো, তখন সেখান থেকে हाँ। ভোডাফোন। एग्जैक्टली हच था, हच ही बाद में वोडाफोन बाद में हच को खरीद लिया, ठीक है। इंडिया का नहीं था वो, बाद में वो इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। फिर वोडाफोन और आइडिया अभी मार्ज होके इंडिया में बिजनेस कर रहा है वी के नाम पे, ये रिसेंटली हुआ है, ठीक है। और आपका जियो, ठीक है, रिलायंस जियो तो है ही, वो रिसेंट आया है, तो रिलायंस जियो। तो अभी कुछ वेरी फ्यू कंपनीज के पास ही ये रेस्ट्रिक्शन लग गया है कि बाकी लोग तो नहीं आ सकता, तो इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लग गया। तो इस तरह से और भी काफी सारा कंपनीज था जो मार्केट में टिक नहीं पाया, लॉस मेकिंग हो गया था और टिकना मुश्किल हो गया उनके लिए। तो सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर इसी तरह से आता है, जब लीगल प्रोहिबिशन हो किसी चीज पे, किसी बिजनेस मैटर पे लीगल प्रोहिबिशन हो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सर पेप्सी कोका कोला का मोनोपोली है? अगर मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट से हट जाऊं और आपको प्राइवेट लेवल में एक बात करूं, अगर मैं पेप्सी कोक जो कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट है, हाँ सर, कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट जो है सर, देखते हैं एक बार कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट इन इंडिया। देखो सर, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, ठीक है, उसका मार्केट है। अब देखो सर, इसका मार्केट देखो सर, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मैं शो कर रहा हूँ? Yes, sir. ध्यान से देखना। माजा, सर माजा किसका है? माजा कोको कोला का है सर, जानते हैं कि नहीं? 29.7% माजा का शेयरिंग है सर। बिस्लेरी का है 24.6, स्प्राइट 20.4, फ्रूटी ये दूसरा पार्ले एग्रो का है, स्लाइस पेप्सी का है, किनले 17.2, ये किनले और बिस्लेरी दोनों पेप्सी और कोको कोला का ही है ना। एक सॉरी, बिस्लेरी आपका मोस्ट प्रोबेबली हिमालय का, क्या इनमें से कोई तो एक पेप्सी का है या तो एक कोको कोला, एक्वाफिना है कोको कोला का, थम्स अप इज कोको कोला, पेप्सी पेप्सी का ही है, एक्वाफिना कोको कोला का आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप एक चीज देख रहे हैं सर, भारत में जो टोटल आप सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट देखते हो, पूरा का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक का मोनोपोली चल रहा है ना पेप्सी और कोक के बीच में, Yes, sir. है ना, एक तरह का मोनोपोली तो है। अब एक बात बताओ मुझे कि ये माजा या फिर आप स्लाइस या फिर बोलो कि थम्स अप, पेप्सी, जो भी है, स्प्राइट, इसका मेन बिजनेस का फंडा क्या है? फॉर्मूला ना, हाँ सर, इसका मेन बिजनेस का फंडा क्या है? फॉर्मूला, ये सर नो? Yes, sir. पेटेंट, कॉपीराइट। आपको बता दो सर, जो लोग पेप्सी कोको कोला का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, वो जो भी फॉर्मूला जानते हैं उसको, वो सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए, मतलब उनके पास हमेशा दो फॉर्मूला बना जानने वाला लोग होते हैं, ठीक है, जो उनके पास काम करते हैं। और एक फ्लाइट में दोनों का जाने का मतलब परमिशन नहीं है, एक फ्लाइट में दो फॉर्मूला, मतलब नो हाउ, इसको बोलते हैं नो हाउ, ठीक है। नो हाउ जानने वाला 2 पर्सन्स कंपनी के पास होते हैं, बट वो कभी भी एक फ्लाइट में नहीं जा सकता, और इनके ऊपर बहुत बड़ा रकम का इंश्योरेंस भी रहता है, ठीक है। तो जान लो सर कि कहां से आता है मोनोपोली का पावर। ऐसे थम्स अप जो है वो इंडिया में बना था, मतलब थम्स अप कर लिया था, मतलब बेसिकली पेप्सी कोको कोला को कम्पीट कर दिया था थम्स अप, इंडियन कंपनी था, बट सर बाद में थम्स अप को खरीद लिया, बहुत अच्छा खासा रकम दिया और खरीद लिया, ठीक है। ठीक जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप किस तरह से फेसबुक को कम्पीट किया, हाँ सर, जानते हैं आप लोग सर? व्हाट्सएप एक्चुअली अलग कंपनी था, एक अलग इन्वेंटर है इसका। হ্যাঁ স্যার, ফেসবুক কিনে নিয়েছে, ইনস্টাগ্রাম बाद তো हाँ, फेसबुक बाद में व्हाट्सएप को बाई कर लिया। क्यों दिया? अब सब आप बोल सकते हो, बिकॉज फेसबुक के पास ज्यादा पैसा था और व्हाट्सएप न्यूली बिल्ड हुआ था, उनको भी पैसा का जरूरत था, तो वो सेल कर देता है, ठीक है। तो अभी इसलिए देखना, व्हाट्सएप ओपन करने से आपको देखते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम फेसबुक बोल के ही आता है, ठीक है। तो इस तरह का कई सारा आपको पता चलेगा कि मोनोपोली बिजनेस में
किस तरह का पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का पावर आ जाता है। अब व्हाट्सएप का जो ब्रांड है वो तो व्हाट्सएप नाम पे ही है, बट व्हाट्सएप का जो कॉपीराइट ट्रेडमार्क है सब फेसबुक के नाम पे आ गया। ठीक है, ये मोनोपोली पावर हो जा रहा है ना, बिकॉज सोशल नेटवर्किंग में, सोशल साइट में सबसे बड़ा मोनोपोली किसका चलता है? इसी फेसबुक का का। तो चलता है, फेसबुक का चलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ठीक है, अब ये तो प्राइवेट लेवल का बात हो गया। अब गवर्नमेंट लेवल में गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जैसे रेलवेज का बात हो गया। ठीक है, गैस वगैरह में भी होता है ना, पेट्रोल डीजल में भी होता है। जैसे मैक्सिमम जो पेट्रोल डीजल कंपनीज है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हाँ सर, ये सब मैक्सिमम क्या है? गवर्नमेंट है। हाँ, बहुत ही कम कंपनी है, जैसे रिलायंस पेट्रोल है और एसआर पेट्रोल है प्राइवेट लेवल में। ऐसे रिलायंस तो रिफाइनरी चलाते हैं, एसआर पेट्रोल भी प्राइवेट लेवल में काम करते हैं, बट बेसिरभाग मतलब ज्यादातर क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, और एक क्या है, इंडियन बोल के एक है, इंडियन ऑयल। सर एचपी আছে তো एचपी, हाँ एचपी, दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट के थ्रू से चलता है। तो कॉन्सेप्ट बड़ी सिंपल है सर, कि जहां गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है वहां पर मोनोपोली आ जाने का चांसेस ज्यादा है, और जहां पर अगर आप प्राइवेट हो तो आपका प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। जैसे अगर आप मोबाइल फोन मार्केट देखो, अगर मैं एंड्रॉइड को थोड़ा साइड कर दूं 2 सेकंड के लिए, ऐसे एप्पल का मोनोपोली है कि नहीं है, मतलब आईफोन का? इसका कॉम्पिटिटर तो अभी तक कोई नहीं आया। वन प्लस ट्राई कर रहा है ना सर? वन प्लस ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। वन प्लस ट्राई कर रहा है, बट अभी बाकी है, बहुत बहुत दूर जाना है। तो एग्जैक्टली तो कंट्रोल ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई बाय वन फर्म, अब किसी एक के पास ज्यादा सप्लाई का कंट्रोल हो जाए तो भी मोनोपोली आ सकता है। तो मोनोपोली का बहुत सारा रीजन हो सकता है सर। ठीक है, इनमें से कुछ फेमस पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब चलो सर थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अगर आप अभी तक का सारा बातें आपको समझ आया ना, तो आगे का जो भी चर्चा होगा आप सारा का सारा पॉइंट समझ पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कहानी पूरा ना सुने और बीच से पकड़ने का कोशिश करे तो कहानी समझ आता है क्या? मूवी का स्टार्टिंग नहीं देखे, एंड में बैठ के एंड में आ गए, हाँ, और सभी को पूछने लग गए ये क्या हुआ था रे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अरे भाई कहानी का स्टार्टिंग से सुनेगा तब ना पता चलेगा कि क्या चल रहा है। हाँ सर, सही बोला कि नहीं? मूवीज जब चालू होता है आपको शुरू से देखना चाहिए कि नहीं? बीच में आके सबको डिस्टर्ब करना अच्छा बात है क्या? ऐसा करते हैं क्या आप लोग कि कोई भी मूवीज के मिडिल में नो आ सर। जाते हो, कोई भी मूवीज के मिडिल में आ जाते हो और सबको पूछते रहते हो कि अच्छा ये क्या हुआ था, इसको क्यों मार रहा है, ये क्यों घर छोड़ के जा रहा है, ये इसको क्यों प्यार कर रहा है, इसका तो उसके साथ रिलेशन हुआ करता था, वगैरह वगैरह, चलता है कि नहीं चलता? तो एग्जैक्टली सर, कहानी शुरू से सुनो, कहानी पूरा क्लियर, कहानी बीच से सुनोगे मुश्किल हो जाएगा। Monopolist will start from charging the highest price and will go on reducing the price to have more sales. Monopolist जो है सर, monopolist will start from charging the highest price and will go on reducing the price to have more sales. मतलब धीरे धीरे दाम, पहले ज्यादा दाम लेता है फिर धीरे धीरे दाम कम कर देता है। Thus more of a commodity can be sold only by lowering its price. मतलब जब monopolist का एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि जब वो मार्केट में अपना मोनोपोली झंडा गाड़ देता है ना, तो फिर वो क्या कोशिश करता है, अब धीरे धीरे प्रोडक्ट का प्राइस को कम कर देता है, क्योंकि वो मार्केट को पूरा अपने अंदर लेना चाहता है, वो मार्केट को पूरा का पूरा अपने अंदर लेना चाहता है। तो वो पहले ज्यादा दाम चार्ज करता है, क्यों? बिकॉज वो उसको पता है कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। फिर सेकंड में वो पूरा मार्केट को अपने अंदर लेने के लिए प्राइस को थोड़ा सा लोअर करता है। जैसे एक एग्जांपल सर, पहले थोड़ा हाई प्राइस था, फिर धीरे 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 प्राइस लोअर हुआ, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम में काम करना चाहा। ऐसा एक एग्जांपल रिसेंट ट्रेंड का आपके मन से मैं सुनना चाहता हूं, बोलो सर। पहले ज्यादा दाम लिया आपसे, फिर धीरे धीरे प्राइस को कम कर दिया और पूरा मार्केट को अपने अंदर लेने का स्मार्टफोन ही तो एরকম হয় रिलायंस जियो। जियो। हाँ, स्मार्टफोन, हाँ वेरी गुड सर, स्मार्टफोन में ऐसा हुआ है। ठीक है, बट अगर कंपनी वाइज बोलोगे तो रेडमी तो করে এমআই हाँ रेडमी करता है, वेरी गुड सर, मी करता অ্যাপেল है, করে স্যার অ্যাপেল हाँ করে आईफोन भी करता है, वेरी गुड सर। सर एक आईफोन एग्जांपल थोड़ा हटके, मैं फोन से अगर हटके बताऊं, देखो तो सर ये चलेगा? हाँ सर, आप लोग बताना सर कि क्या चलेगा कि नहीं। उबेर,
जब स्टार्टिंग में आया था हर कोई उबेर यूज नहीं करता था, लग्जरी जैसा फीलिंग आता था, ये सर नो यस यस सर है ना। मतलब मैं कोलकाता में बात कर रहा हूँ 2009-10 इस तरह के टाइम पे, उसके बाद थोड़ा सा 11-12 के बाद से आया, ठीक है। तब पता ही नहीं चलता था कि भाई उबेर में उबेर क्या होता है, ऐप के थ्रू से उबेर में चढ़ना, मतलब ये एक लग्जरी फीलिंग आता था। आप लोग फर्स्ट टाइम कब उबेर चढ़े, मैं पूछ रहा हूँ सर। मेरा तो 2012 के बाद ही उबेर में चढ़ना हुआ, आप लोगों का 15-16 স্যার আমার 15-16, ठीक है। तो पहले पहले ऐसा फीलिंग आता था कि लग्जरी होगा, ये सब ऐप बेस्ड कैब जो भी है, लग्जरी फीलिंग आता था, दाम भी ज्यादा ही फील होता था। फिर धीरे 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 उबेर अपना मोनोपोली को किस तरह से कन्वर्ट किया। और अभी अगर कोलकाता मार्केट में कैब में बात करूं तो ओला चलता है सर अच्छे से यहाँ पर, या उबेर ही दिखता है? सर স্যার हाँ উবেরই सर, তো বেশি থাকে हाँ ओला सर आजकल ओला आजकल मिलता है सर, না हाँ স্যার सर हाँ या ना? हाँ सर यस सर हाँ मिलता है ओला हाँ सर मिलता है, मुझे हाँ तो सर ओला मिलता ही नहीं है सर, मुझे ओला থাকে না, मिलता ही খুব नहीं। একটা থাকে না স্যার, খুব একটা থাকে না। একটা সরকারি ওগুলো কোম্পানি কমে থাকে আর উবেরই থাকে। हाँ वो सरकारी मतलब गतिधारा, হ্যাঁ, গতিধারা। हाँ वो गतिधारा में जो है वो लोग भी उबेर में ही काम करता है दादा। আর এখন তো স্যার উবেরের বাইকও করে দিয়েছে আরো কম পয়সা। हाँ बाइक टैक्सी, एग्जैक्टली। तो किस तरह से अपना प्राइस को रैपिडो। कम करते हुए, हाँ रैपिडो, किस तरह से अपना, मतलब रैपिडो अलग है, उबेर बाइक शायद अलग है। तो बेसिकली पॉइंट बड़ा सिंपल है, उबेर जिस तरह से स्टार्टिंग में हाई प्राइस चार्ज कर रहा था, फिर धीरे धीरे मार्केट में प्राइस कम करके सबको अपने अंदर लेने का एक वॉल्यूम सेल बढ़ा दिया। इस तरह से मोनोपोली बिजनेस क्रिएट होता है सर मार्केट में। सभी चीज आपके सामने है, मैं आपको कुछ भी न्यू थिंग नहीं बता रहा हूँ, नथिंग न्यू फॉर यू, एवरीथिंग इज मतलब डे टू डे लाइफ। अब आप कनेक्ट कर पाओ तो मजा आ जाए, ना कनेक्ट करे तो मुश्किल। तो एवरेज रेवेन्यू इज द डिमांड कर्व एंड इट विल स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, इसीलिए दैट इज द रीजन कि पहले ज्यादा दाम रहता है, उसके बाद धीरे धीरे दाम कम करता है और फिर जाके वो और कम होता है और वॉल्यूम चलता है। तो इसीलिए एवरेज रेवेन्यू उसका क्या हो जाता है, एक एवरेज में आ जाता है। ये देखो पहले इसका एवरेज रेवेन्यू को देखो, जस्ट लुक हियर, एवरेज रेवेन्यू पहले हाई था, फिर धीरे 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 ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ। और इसके पीछे मेन रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में हाई प्राइस एंड फिर जब मार्केट कंट्रोल में आ जाए तब लो प्राइस। बात समझे सर, बात कुछ समझ Yes. में आया? एवरेज रेवेन्यू इज द डिमांड कर्व एंड इट विल स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। एवरेज रेवेन्यू ही डिमांड कर्व है, बिकॉज इसी तरह से इसका डिमांड भी क्रिएट होता है, इसी तरह से मोनोपोली का डिमांड भी क्रिएट होता है। अब अगर देखोगे कि किस तरह से उबेर वगैरह का डिमांड क्रिएट हुआ है, तो इसीलिए एवरेज रेवेन्यू के साथ इसका डिमांड कर्व बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट एंड एमआर कर्व विल बी लाई बिटवीन एआर एंड एवरेज रेवेन्यू एंड वाई एक्सिस के बीचों बीच, जो हम लोगों ने पहले ही देख चुका। द रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ एमआर इज जस्ट डबल द रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ द एवरेज रेवेन्यू। जिस रेट से एवरेज रेवेन्यू डिक्लाइन करता है उसका डबल रेट में मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन करता है। एंड तभी दैट इज द रीजन आप देख पाते हो कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू नीचे आते आते माइनस पे चले जाते हैं। जस्ट लुक क्या, देखो ज्यादा रेट में डिक्लाइन करता है ये, और स्टीप भी है। एवरेज रेवेन्यू इतना स्पीड में डिक्लाइन नहीं कर सकता, बट मार्जिनल रेवेन्यू बहुत ज्यादा चेंजेस है ना, मार्जिनल का मतलब भी होता है चेंजेस, ठीक है। चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ सेल्स, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, दैट इज। तो इसका जो चेंजेस का रेट है, जिस रेट में ये चेंज होता है वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए ये जल्दी जल्दी नेगेटिव में भी आ सकता है, मतलब चांसेस है, ठीक है, चांसेस है। अब ये भी मैं आपको बताया क्यों नेगेटिव होता है। अब एक डेटा देखे सर, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस सर, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस। ओके, ध्यान से देखिए सर कि एक एक पॉइंट वाइटल है सर। अगर आप एक एक स्टैटिस्टिक्स को समझोगे तो आप एनालिसिस भी कर पाओगे, अगर स्टैटिस्टिक्स को नहीं समझोगे तो एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा। ग्राफ ऐसे नहीं बना है, ग्राफ डेटा से बना है। टोटल रेवेन्यू कर्व इज इनवर्स यू शेप्ड, टोटल रेवेन्यू कर्व इनवर्स यू शेप होता है। क्यों, आगे बताते हैं सर। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर नेगेटिव स्लोप, यस, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट बी नेगेटिव बट मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी जीरो और नेगेटिव। एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सर क्या बोलते हो सर, ये तो मैं अभी आपको बता के आया,
लेकिन सर क्यों, थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और स्टैटिस्टिकल बात होगा कि नहीं सर? क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए। अच्छा सर, समझ आ रहा है ना सबको? हेलो, यस किसी सर। को कोई डाउट हाँ है सर सर। अभी तक? यस सर। अरे वाह, बढ़िया सर। चलो सर, 10 9 8 7 6 5 4 3 क्या चल रहा है सर? सर प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी बोलो, उसका प्राइस है। प्राइस पहले हायर था, 10 रुपीज था, 9 रुपीज था। जब 10 प्राइस हुआ करता था, आउटपुट कुछ नहीं था, टोटल रेवेन्यू भी कुछ नहीं था। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस स्टेजेस में ही था, ठीक है? प्राइस 10 है, आउटपुट 0 है, टोटल रेवेन्यू भी 0 है। अब जैसे थोड़ा सा प्राइस को कम किया गया, बिजनेस में आउटपुट आया 2। अगर आउटपुट 2 है और प्राइस 9 है तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा सर? 18। कैसे आया सर? 9 इंटू 2 कर लो ना, प्राइस इंटू आउटपुट, रेवेन्यू मिल जाएगा। सर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे फिर? सर 18 बाई 18 डिवाइडेड बाय 2। 18 डिवाइडेड बाई 2, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, तो कितना मिल जाएगा आपको? एवरेज रेवेन्यू इज 9। 9। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे मिलेगा सर? सर चेंज इन टोटल रेवेन्यू, डेल्टा इक्वल्स टू चेंज। ओके सर, हम लोग जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, उसी क्लास में मैं आप लोगों को धीरे धीरे जब डिमांड सप्लाई में लाऊंगा, तब आप लोगों को मैं इस सब चीज से और थोड़ा सा डिटेल्स में और बेसिक से बताऊंगा। लेकिन सर ये भी मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ, इतना भी कोई ना समझने वाला बात इसमें है नहीं। डेल्टा इज अ ग्रीक वर्ड। 18 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड सर। डेल्टा इज चेंज। अब चेंज से डिनोट किया जाता है, टीआर का चेंजेस कितना है? 0 से 18 का चेंजेस। और आउटपुट का चेंजेस कितना है? 0 से 2 का चेंजेस। तो डेल्टा टीआर कितना होगा डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी कितना होगा? डेल्टा टीआर मीन्स 18 और डेल्टा आउटपुट मीन्स 2। तो अल्टीमेटली मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया सर? 9। 9। सिमिलरली करो, सिमिलरली टीआर का चेंजेस 18 से 24 का चेंजेस। स्नेहेश ध्यान से देख, मार्जिनल रेवेन्यू 18 से हाँ सर। 24 का चेंजेस, कितने का चेंजेस है? 6। तो डेल्टा Six. टीआर इज 6 और आउटपुट 2 से 3 का चेंजेस 1। 1। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ? 6। 6। सिमिलरली 24 से 28 का चेंजेस 4 का चेंजेस, और 3 से 4 का चेंजेस 1। तो 4 बाई 1 4। बोलो सर, क्लियर है? স্যার এটা তো পুরো Yes, স্ট্যাটিস্টিক্স sir. এর মিন মিডিয়ান মোডের ম্যাথস গুলো। हाँ, तो इकोनॉमिक्स तो मिन मीडियन मोड से ही बनता है, इसीलिए तो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वेरी कनेक्टेड सर। बिना इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स किस बात का, और बिना स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स किस बात का? हाँ सर, आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो ये स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है? ये स्टैटिस्टिक्स किस लिए बनाया गया? ये स्टैटिस्टा बोल के एक कंपनी है, फेमस ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स डेटा गिवन करता है सर, बहुत ही पॉपुलर है इसका। ये स्टैटिस्टिक्स क्यों बनाया? अब माजा का 29% रेट देख के क्या करोगे? माजा का मार्केट है 29.7% और स्लाइस इसका कॉम्पिटिटर है, इसका 18%। अब स्लाइस पेप्सी का है और माजा कोको कोला का है। अब मुझे बताओ, आप स्लाइस में हो, तो आपका इकोनॉमी माजा से डाउन है, ये सर नो मार्केट के हिसाब से? Yes sir. तो Yes, अगर sir. आप एज ए अगर आप स्लाइस का मैनेजर हो, आपको बताया जा रहा है कि भाई स्लाइस में आप मैनेजर बन के आए हो, तो माजा को कैसे बीट करोगे? तो इसका तो पूरा का पूरा खेल इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है ना सर। ये सब स्टैटिस्टिक्स क्या काम Yes आता sir. है? मुख देखने के लिए थोड़ी है, मतलब चलो भाई दिखाओ अपना मुंह स्टैटिस्टिक्स में, नहीं। इकोनॉमिक्स का मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स बनाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स का ही रीजन है, नॉट जस्ट दिस सॉफ्ट ड्रिंक डेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा, बहुत सारा चीजें। अब गवर्नमेंट कितना इनकम कर रहा है, गवर्नमेंट कितना इनकम बढ़ाना चाहता है, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हर चीज में स्टैटिस्टिक्स होता है। इवन क्रिकेट में स्टैटिस्टिक्स, फुटबॉल में स्टैटिस्टिक्स। जैसे अगर आपको मैं फुटबॉल में स्टैटिस्टिक्स बताऊं, आप लोग में से बहुत लोग हैं जो फुटबॉल पागल है। जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में अभी तक कौन किसको ज्यादा गोल दिया है, किसको पता है? স্যার আর্জেন্টিনা বেশি দিয়েছে বোধহয়। नहीं सर, ब्राजील না, अर्जेंटीना में স্যার উইন পার্সেন্টেজ বেশি আর্জেন্টিনার, গোল হয়তো ব্রাজিল দিয়ে। ब्राजील 162 गोल दिया है अर्जेंटीना को,
और अर्जेंटीना 160 गोल दिया है ब्राजील को, और विन परसेंटेज भी ब्राजील का ज्यादा है, चेक कर सकते हो आप लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसे कंपटीशन हाई लेवल में है बट थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, ब्राजील के मन में हमेशा रहता है, ठीक है, ब्राजील के मन में, अर्जेंटीना के मन में हमेशा रहेगा। जैसे इस बार अर्जेंटीना जीता ना सर, तो अर्जेंटीना थोड़ा सा अपना इंप्रूवमेंट किया, तो ये इकोनॉमिक्स है उनका, स्पोर्ट्स का इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्पोर्ट्स का इकोनॉमिक्स में उनका डेटा, इसी से झगड़ा चलता है, मोहन बागान ईस्ट बंगाल का झगड़ा, ब्राजील अर्जेंटीना का झगड़ा। इंडिया पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान इंडिया को ज्यादा बार हराया, कि क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, या इंडिया पाकिस्तान को ज्यादा बार हराया, क्या लगता है? इंडिया बेसी हारी थी। नहीं सर, इंडिया हराया पाकिस्तान को। नहीं না सर, স্যার, नहीं, পাকিস্তান ইন্ডিয়াকে বেশি হারিয়েছে, কিন্তু পাকিস- ওয়ার্ল্ড কাপের দিক থেকে ইন্ডিয়া Yes. পাকিস্তানকে হারিয়েছে। पाकिस्तान अभी तक सबसे ज्यादा बार इंडिया को हराया, मुझे एग्जैक्ट डेटा भी याद नहीं आ रहा है, पाकिस्तान मैक्सिमम मैच विन हुआ सर, विन परसेंटेज इसका बहुत ज्यादा है, इंडिया अभी बहुत पीछे है, ठीक है, बहुत पीछे है। लेकिन वेरी गुड, ये स्नेह ने अच्छा बताया, अगर वर्ल्ड कप को देखा जाए तो वर्ल्ड कप में आज तक कभी भी 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में, इवन T20 में आज तक कभी इंडिया, मतलब पाकिस्तान कभी इंडिया को हरा नहीं पाया, इंडिया हमेशा जीता है। बट सर नॉर्मली अगर देखो तो ओवरऑल मैच परसेंटेज में पाकिस्तान आगे है सर, ये सब स्टैटिस्टिक्स है, बट हम लोग किस तरह से बात कर रहे हैं आप समझ पा रहे हो? इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि नहीं? है तो स्टैटिस्टिक्स, है तो स्टैटिस्टिक्स, बट बात किस तरह से चल रहा है? इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, ताकि ग्रोथ करने के पीछे सोचे। एग्जैक्टली बिजनेस भी इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स को यूज करता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स कनेक्टेड है सर, एक के बिना दूसरे का कोई काम ही नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ते जाओ, देखते जाना कि कहां से कहां पहुंच जाओगे पढ़ते पढ़ते। रात में सपना देखोगे, अगर आप सच में इकोनॉमिक्स एंजॉय करते हो, रात में सपना आएगा सर, मतलब बेसिकली ड्रीम देखोगे कि हर चीज में इकोनॉमिक्स। आप लोगों को मजा आ रहा है सर इकोनॉमिक्स पढ़ के? सच बताना। हाँ सर, सच बताना, या किसको लग रहा है, कोई कोई है बोलता है सर अभी भी बोर लगता है, या थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करना चालू किए सर आप लोग? हाँ सर, थोड़ा Yes, sir. थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना चालू किए? ओके सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा आप लोग एंजॉय, थोड़ा क्यों ज्यादा, जितना ज्यादा एंजॉय करोगे मेरे को पढ़ाने के मोटिवेशन और ज्यादा आएगा। अगर आप लोग बोर हो जाते हो तो फिर मुझे मोटिवेशन तो छोड़ो, मैं तो एकदम सो जाऊंगा, फिर भी कोशिश करता हूँ। ओके सर, कोशिश जारी है। ये ग्राफ देखो सर, मोनोपोली है और टोटल रेवेन्यू के साथ कनेक्शन, बड़े बाप रे बाप, देखने में डर लग गया सर। ओके, डर के कोई फायदा नहीं है सर, डर के आगे क्या है सर? जीत है। वेरी गुड सर, जीत है। डर के आगे जीत है। इसके लिए क्या पीना पड़ेगा सर? माउंटेन ड्यू। ओके सर, आप लोग सब जानते हैं सर। तो डर के आगे जीत है और माउंटेन ड्यू पीना है। तो ये तो मोनोपोली कर्व है, ये तो आप लोग इजीली समझ सकते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डेटा हम लोग कहाँ से लिया सर? ये डेटा कहाँ से लिए सर? से लिए अभी जो स्टैटिस्टिक्स देखा आप लोगों ने, प्रोडक्ट से ये वाला प्राइस, हाँ प्रोडक्टेर ये प्राइस। एग्जैक्टली प्राइस। एक तरफ हमें प्राइस चाहिए, दैट इज रेवेन्यू चाहिए, ठीक है, प्राइस एंड आउटपुट, इससे हमें मिल जाएगा रेवेन्यू का एरिया। और हमें चाहिए, तो रेवेन्यू 1 से अगर 10 है और आउटपुट अगर 10 है, ठीक है, आउटपुट अगर 0 से लेके 10 है। अब करना क्या है सर? करना कुछ नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है कि एवरेज रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब थोड़ा स्लोली डाउनग्रेडेशन होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू ठीक वाई एक्सिस और एवरेज रेवेन्यू के बीचों बीच से थोड़ा जल्दी डाउनग्रेड होता है, और कंपेरेटिवली स्पीड थोड़ा ज्यादा है इसका, मतलब थोड़ा जल्दी नीचे आने का कोशिश करता है मार्जिनल, बिकॉज चेंजेस होता रहता है। एवरेज क्या है? एवरेज तो चेंजेस नहीं होता है ना, वो टोटल रेवेन्यू को डिवाइड बाय आउटपुट करके मिल जाता है। अब खेल क्या है? खेल कुछ नहीं है। अब बात कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ पर 3 रेवेन्यू दिख रहा होगा, एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल, ठीक है। अब एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल का रिलेशनशिप देखो, ध्यान से सुनना। इन दी अबव टेबल एंड फिगर, टेबल भी देखो और फिगर भी देखो, मैं आपको सब दिखाऊंगा, जो फिगर हम लोगों ने फाइंड आउट किया और जो टेबल हम लोगों ने बनाया।
अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नजर डालो, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू हुआ है कि नहीं? एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, Yes, sir. यस। एंड टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस, टोटल रेवेन्यू को देखो नीचे, सिमिलर पॉइंट में सोचना, ठीक है। रेवेन्यू इसका कितना था? 30, रेवेन्यू कितना हुआ था? 30, इधर भी मतलब 10 सेल हुआ था, मतलब कुछ इस तरह का डेटा है रेवेन्यू का डेटा, टोटल रेवेन्यू का डेटा कुछ ऐसा, ये देखो, ये प्राइस का एरिया है, ये प्राइस 10 तक है, रेवेन्यू 24 30 हाईएस्ट है इसलिए 30, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का डेटा आप देख सकते हो। और एक मजा का बात देखो सर, मार्जिनल रेवेन्यू में आपको नेगेटिव स्टैटिस्टिक्स दिखेगा, बट एवरेज में आपको कोई नेगेटिव स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या? एवरेज में कोई नेगेटिव है? हाँ सर, ये माइनस क्यों हो गया? कैलकुलेट करो ना, पता चल जाएगा। ये माइनस हुआ किस किस तरह से? डेल्टा टीआर बाई डेल्टा आउटपुट करो, डेल्टा टीआर कितना? 30 से 28 का चेंजेस कितना है? 28 minus 24 तो -4। हाँ, 30 माइनस 28 मतलब माइनस -2 -2, 28 से 24 का माइनस मतलब 4, मतलब बात कुछ ऐसा, -4। ठीक है, बात कुछ इस तरह का, मतलब चेंजेस कितना है, ये नेगेटिव चेंजेस हुआ इधर। टोटल रेवेन्यू में चेंजेस, पहले आपको 30 मिलता था, अभी 28 मिल रहा है, तो -2, और इधर आपका 1 का चेंजेस, इधर 1 का चेंजेस, तो -2 बाई 1 इक्वल्स टू -2, -4 बाई 1 इक्वल्स टू -4, इस तरह से आपका नेगेटिव हो गया। इवन आप अगर एनालिसिस को स्टैटिस्टिकली देखो, फिर मैं ग्राफिकली बताता हूँ। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा स्टार्टिंग से, जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है तब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू होता है, एंड बोथ डिक्रीज करता है। जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है, जस्ट लुक हियर, स्टैटिस्टिक्स देखो फिर ग्राफ समझ लेना। टोटल रेवेन्यू 0, 18, 24, 28, 30 इंक्रीज कर रहा है। हाँ सर, क्या टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। यस सर। और जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तब आप एवरेज रेवेन्यू को देखो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? কমছে আস্তে আস্তে। धीरे धीरे कम कम हो रहा है। डिक्रीज। लेकिन सर कौन किससे ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में? মার্জিনাল রেভিনিউ বেশি কমছে। एवरेज रेवेन्यू। एवरेज ज्यादा है मार्जिनल से, है ना? जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, दिस इज 9876, दिस इज 9642, तो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। सिचुएशन इज वेरी सिंपल, सिचुएशन इज वेरी सिंपल। अब दोनों डिक्रीज ही कर रहा है, बट फिर भी एवरेज थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू मार्जिनल। अब बात क्या है सर? बात कुछ नहीं है सर, फिर जब जिस सिचुएशंस में मार्जिनल 0 हो गया, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम में पहुंच गया बिजनेस का, मतलब इसके बाद बिजनेस में डाउनग्रेडेशन होने का चांसेस है। अब ये किसी बिजनेस के लिए डिपेंड करता है सर, कोई बिजनेस 100 ईयर्स में ये सिचुएशंस में पहुंचते हैं, कोई बिजनेस 10 ईयर्स में ही ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं। अगर आप हिंदुस्तान मोटर्स को देखो, 1942 से 2016 में आके उसका ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हुआ। बट अगर आप टाटा को देखो, टाटा का बहुत सारा, टाटा मोटर्स इज देयर, वो भी बहुत दिनों से बिजनेस कर रहा है ना, बट अभी भी उसका डाउनग्रेडेशन नहीं आया, ऊपर से अभी भी अपग्रेडेशन चल रहा है। लॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर, है ना सर? अब रिलायंस का देखो, वो भी पुराना बिजनेस है। अब आईटीसी को देखो, वो भी पुराना बिजनेस है, मोर देन 100 ईयर्स, बट स्टिल मूविंग। तो किसी के लिए 100 ईयर्स, किसी के लिए 10 साल। किंगफिशर एयरलाइंस को देखो, बंद होगी। रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन को देखो, कोई 10-15 साल में खत्म, कोई 100 ईयर्स में भी खत्म नहीं होता है। तो डिपेंड करता है सर बिजनेस टू बिजनेस। हाँ सर, समझ में आ रहा है ना सर? रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी का कंपनी, खत्म हो गया सर, एकदम बंद हो गया, बैंकरप्टेड हो गया। तो किसका रेवेन्यू, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, कभी ना कभी हर बिजनेस को ये सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। अब वो आप कितना दिन तक बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, ये आपके मैनेजरियल डिसीजंस पे, इकोनॉमिकल डिसीजंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल है सर, 30, जब मार्जिनल रेवेन्यू आपका 0 हो जाएगा तब टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम स्टेज में होगा, और उसके बाद टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होना चालू होगा। और जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा तब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन, क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू तब भी होगा। बट मजा का बात है कि मार्जिनल रेवेन्यू तब नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है ना,
आपका रेवेन्यू नेगेटिव हो रहा है सर। तो मतलब रेवेन्यू नेगेटिव कब होगा, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मतलब चेंज इन रेवेन्यू माइनस में जाएगा। यस और नो? चेंज इन रेवेन्यू Yes, sir. माइनस में जाएगा तभी तो आपका ये वाला रेवेन्यू 30 से 28, 28 से 24, प्योर मैथ्स है सर, एकदम सिंपल मैथ्स है। यस और नो? Yes, sir. Yes, ग्राफ sir. में, अब ये ग्राफ में क्या रखा है, अब ये ग्राफ में ऐसा क्या रखा है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब पूरा का पूरा सिचुएशंस को थोड़ा समझो। टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, यू ऑल नो सर, सेल्स इनटू आउटपुट, प्राइस इनटू आउटपुट करके, प्राइस इनटू आउटपुट करके आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। कब तक बढ़ा सर, 30 तक बढ़ा। जब टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है 30 तक, तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है सर, धीरे धीरे डाउनग्रेड हो रहा है। बट आपका एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू में है, बट दोनों ही पॉजिटिव सिचुएशंस में है, मतलब एवरेज इज आल्सो पॉजिटिव, मार्जिनल रेवेन्यू इज आल्सो पॉजिटिव। बट जिस सिचुएशंस में आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो स्टेज में आ गया, दैट इज ओरिजिन स्टेज में आ गया, उसके बाद उसी टाइम पे जहां पर दिस इज इन जीरो, जब मार्जिनल रेवेन्यू जब यहां पर, तब टोटल रेवेन्यू अपने हाईएस्ट पोजीशंस पे। आई होप ये कनेक्शन आपको समझ में आ रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू जहां पर जीरो में, वहीं पर आपका टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट पोजीशंस पे, और जिस पॉइंट में आपका मार्जिनल रेवेन्यू धीरे धीरे नेगेटिव की तरह बढ़ता है, उसी टाइम से आपका बिजनेस में रेवेन्यू नीचे आने का सिचुएशन चालू होता है। टोटल रेवेन्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एवरेज रेवेन्यू भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। जब टोटल रेवेन्यू नीचे की तरफ आ रहा है, उस टाइम के आपका एवरेज रेवेन्यू तब भी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू होगा, एवरेज रेवेन्यू पॉजिटिव होगा बट मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा। बोलो कि अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई टोटल रेवेन्यू रिवर्स यू शेप क्यों होता है, टोटल रेवेन्यू का शेप रिवर्स यू शेप क्यों होता है, बोल दोगे ना, समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट था ना सर कि टोटल रेवेन्यू ऑपोजिट यू होता है, ये पॉइंट यहां पर था। Yes, sir. Point 1 में. पॉइंट 1 में टोटल रेवेन्यू का भी इनवर्स यू शेप, नेगेटिव यू शेप। इसका रीजन भी आपको पता चल गया कि नहीं, क्यों ऐसा होता है? Yes, sir. हाँ, ऐसा क्यों होता है, रेवेन्यू उल्टा हो जाता है यू की तरह, मतलब यू का ऑपोजिट हो जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर कि खेल क्या चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है सर मोनोपोली बिजनेस? हेलो, अरे बोलो Yes. सर। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. वेरी गुड सर। ये देखो सर, अच्छा ठीक है, मैं बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स दिखाया, कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं बाद में फिर से दिखाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को इसी मोनोपोली में कंटिन्यू रहेगा अभी, ठीक है। एक पॉइंट आएगा सर, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इनका रिलेशनशिप वेरी इंटरेस्टिंग है सर। इसका भी मैं आपको डिमांड के साथ कनेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरह से एमआर एआर टीआर तो आप आज ही समझ गए, एमआर एआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू तो आपको आज ही समझ में आ गया, बस मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐड करना है, ठीक है। तो ये मुझे बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या रीजन हो जाएगा उसमें आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं इक्विलिब्रियम बताऊंगा आप लोगों को, इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फॉर्म। आप लोग हो सके तो घर में एक बार रीड करके रखना, आपको प्रैक्टिकल समझने में ज्यादा सुविधा हो सकता है, तो गो थ्रू जरूर कर लेना एक बार इफ पॉसिबल। तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली ये भी देखना है सर, मतलब मोनोपोली में फार्म को कैसे इक्विलिब्रियम होता है, समानता कैसे मिलता है, बैलेंसिंग कैसे होता है, और किस तरह से प्रॉफिट होता है सर, सुपर प्रॉफिट, लॉस कैसे होता है, और शॉर्ट रन में कैसे होता है, और लॉन्ग रन में कैसे होता है। ग्राफ देख के डरने का कोई बात नहीं है सर, ठीक है। ग्राफ देखने में भयंकर है, ऐसा लगेगा कि जैसे ऑक्टोपस खाने आ रहा है, बट ऐसा कोई बात नहीं है सर। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में सुपर प्रॉफिट होता है, बट कैसे, क्यों, किस तरह से, ये सभी बात मैं करूंगा आप लोगों से मोनोपोली बिजनेस में, बाकी नेक्स्ट दिन के चर्चा में, ठीक है। उसके बाद ऑलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन बात होगा सर। बट समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, Yes, sir. आवाज आ Yes, रहा है sir. ना? ओके हाँ, सर, sir.
मैं गलती से कट हो गया था मेरे से। ओके, सृजिता, स्नेहाशीष, संपद, स्नेहेश, विश्वजीत, हाँ। समझ में आया? श्रेष्मा, नताशा, Yes, नताशा sir. बोझा कैसे? यस सर। ओके सर। शोभिक, मन्नन, ठीक है। तो घर में एक बार रिवाइज Yes, जरूर sir. करना सर, जो भी मैंने पढ़ाया ड्रॉ करके प्लीज एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है? ठीक है सर? Yes, Yes, sir. yes. हाँ सर। यस ओके ओके सर, सर। ठीक है सर, आज Yes, इतना ही sir. है। Bye, sir. ओके सर, Bye, टाटा। sir. थैंक यू सर। बाय ओके, सर। स्नेहाशीष थोड़ा वेट कर जाना। हाँ, Thank you, sir. थैंक यू सर, टाटा, बाय। Bye, sir. बाय सर, बाय। बाय सर। बाय सर, बाय।